ठीक है, व्हाट्स योर नेम? हाँ, इश्विन। इश्विन, ओके ओके। तो ज्योग्राफी क्लास जो है आज स्टार्ट होगा, जिसमें यूपीएससी का अगर सिलेबस अगर आपने किसी ने देखा है तो यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 1, ठीक, जीएस, यस, जीएस पेपर 1। तो जीएस पेपर 1 में अगर यूपीएससी का सिलेबस आप लोगों ने देखा है तो जीएस पेपर 1 में एक पार्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। मैं मेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में सिंपली लिखा है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, एंड मेंस में लिखा है जीएस पेपर 1, जिसके अंडर में आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, ठीक है। तो सिलेबस मिला है आपको? नहीं, देखिए मिला है, ठीक है। आपको भी तो मिला होगा सिलेबस, तो ले लीजिएगा, ठीक है ना, वहां से सिलेबस ले लीजिएगा। आप लोगों को मिला है सिलेबस? अमृता, हैव यू गॉट सिलेबस? Okay, so the which are required for this exam, for this geography topic, I'll be discussing the first book which is required, class 11th, class 11, fundamentals of physical geography. Fundamental of physical geography. The first book which is considered, जिसको हम लोग एज अ बाइबल ज्योग्राफी का बोल सकते हैं फॉर होल ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन का। आप तो क्लास 11 पढ़ने वाले हो, ओके। क्लास 11th का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर दिस पार्ट, जीएस पेपर 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देन सेकंड बुक जो रिक्वायर्ड है इसी का ही क्लास 11 का है, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। दो बुक मैंने बताया, क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। अलॉन्ग विद दैट थर्ड जो रिक्वायर्ड है वो है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग की जो बुक होती है ज्योग्राफी की, ब्लैक कलर की, वो आपको रिक्वायर्ड है। लेट मी शो यू। दिस बुक, ठीक है, जीसी लियोंग, ये बुक आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जीसी लियोंग की। ये देख लो, ये आपको यहीं से मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट से ही मिल जाएगा। तो गो चो लियोंग, जीसी लियोंग। फोर्थ है ऑक्सफोर्ड का एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस, ये वाली, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का अलग भी आता है पर ये स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, ये चाहिए, ठीक है। ये है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। फिफ्थ जो रिक्वायर्ड है इसके लिए वो है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, बाय माजिद हुसैन, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, ये बुक की रिक्वायर्ड है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मेरे स्लाइड्स, मुझे तो बोलना ही है। तो मेरे जो स्लाइड्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मेरे क्लास को फॉलो अप करने के लिए, ठीक है। तो स्लाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लोग के लिए यूजफुल होंगे। द स्लाइड दिस इज विजिबल, ये रीडेबल है ऑनलाइन में? यस सर। ओके, तो ये 6 पार्ट है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, ठीक।
अब ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन जो कि डायनामिक होते हैं, जैसे डायनामिक पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी, जैसे सपोज कहीं पे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, है ना, जैसे बाहर की कोई कंपनी लगी, बॉस्को कंपनी सपोज इंडिया में आ रही है जो, है ना, या वेदांता की कोई कंपनी यहाँ पे लग रही है, तो कहीं पे इंडस्ट्रीज लगती है, तो इंडस्ट्रीज उस जगह पे क्यों सेटअप करती है, उसका रीजन, है ना, कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप होता है उसका कोई रीजन होता है ना, इट मे बी रॉ मटेरियल्स, इट मे बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी के कारण से, और मे बी द स्किल्ड लेबर विच आर देयर, है ना, ह्यूमन जो लेबर है वो स्किल्ड है, इसके कारण से हो सकता है। तो डायनामिक पार्ट को डील करने के लिए उसको न्यूज़पेपर के थ्रू कवर किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से कि न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो 6 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। 6 सब्जेक्ट्स के डायनामिक पार्ट कवर हो जाते हैं। और जैसे मैंने बोला था कि इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड रीड द न्यूज़पेपर, इफ यू डोंट वांट टू बी सिलेक्टेड डोंट रीड द न्यूज़पेपर, है ना, ये है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सर न्यूज़पेपर इज मोस्ट एक्सक्यूज मी सर, इंपॉर्टेंट। यस 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 प्लीज। सर इकोनॉमिक्स के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और साइंस के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना? सारे के लिए न्यूज़पेपर है, सारे के लिए द हिंदू ही न्यूज़पेपर है। अच्छा सर, हाँ, सारे के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर ही रिक्वायर्ड है। उसमें थर्सडे के दिन साइंस का स्पेशल एक पेज आता है द हिंदू में, बट साइंस का एक और, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वैसे उसके क्लास में बताऊंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और तरीका है, संसद टीवी जो होता है उसमें साइंस मॉनिटर करके एक हर एक वीकली एक बोलना चाहिए कि एक प्रोग्राम आता है, तो वो बहुत अच्छा ग्लांस देता है कि क्या क्या चीजें हो रही है रिसेंटली। प्रीवियस भी उठा के देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोस को भी उठा के देख सकते हो, साइंस मॉनिटर, इट इज वेरी गुड। और मैं जब 2009 या 10 की बात है जब इसको राज्यसभा टीवी बोलते थे, तो उस समय साइंस मॉनिटर नाम से नहीं आता था, कुछ और नाम से आता था जो प्रोग्राम था। तो उससे मेरा एक क्वेश्चन फंसा था जो मुझे याद आया कि उस समय 2009 की बात है कि उसमें से उसी वीडियो को मैंने देखा था, तो मेरा एक क्वेश्चन फंस गया था। ये बहुत अच्छा चीज इसमें ये करता है कि जो भी रिसेंटली जो भी डिसीजेस चल रहे हैं उसका एनालिसिस कर देता है, और बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है ना, या तो रिसेंट हैपनिंग्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसका भी काफी अच्छा एनालिसिस करता है। ठीक है, तो ये है। तो लेट्स स्टार्ट, ज्योग्राफी को पढ़ना है। तो ज्योग्राफी जो है, फॉर मी व्हाट आई बिलीव कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ज्योग्राफी, सारा चीज ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है। हमारे कोचिंग का नाम भी जीआईएस इसी कारण से, क्योंकि व्हाट वी बिलीव कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ज्योग्राफी। कैसे, उसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे कैन आई से, क्या मैं बोल सकता हूं कि हिस्ट्री इज देयर बिकॉज ज्योग्राफी इज देयर। कहीं पे कोई हिस्ट्री हुआ है, कोई चीजें हुई है, उसका रीजन था वहां का ज्योग्राफी वैसा था। कैन इट बी ट्रू? अच्छा, यस, कैन यू टेल मी व्हाई इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस, है ना, इतने सारे लैंग्वेजेस, या बोलना चाहिए कि डायलेक्ट्स, है ना, कैसे इवॉल्व हुए, है ना, इतने सारी बोलियां और इतनी सारी भाषाएं। लैंग्वेज ऑफिशियली तो हमारे कितने लैंग्वेज हैं, कुछ पता है ऑफिशियली इंडिया के? यस, 22 लैंग्वेजेस आर देयर, एंड डायलेक्ट्स तो बहुत है। ठीक है ना, डायलेक्ट्स बहुत है, बोली जिसको बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस इवॉल्व हुए इतने सारे, इसका कहीं ना कहीं रीजन इफ यू विल फाइंड आउट कि ज्योग्राफिकल बैरियर वाज द रीजन, है ना, इंडिया का ज्योग्राफिकल बैरियर। जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का, सेंट्रल इंडिया का अलग है, ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न इंडिया का, वेस्टर्न इंडिया का। तो अगर आप क्लियरली देखो कि साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से डिवाइड करने वाला कौन सा मेजर चीज है, व्हाट डू यू फील लाइक कि क्या चीज है जो कि साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को डिवाइड करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया? ये विंध्या सतपुरा के डेंस फॉरेस्ट। यस, विंध्या सतपुड़ा माउंटेन बोल सकते हैं और उसके साथ फॉरेस्ट बोल सकते हैं, बट वो अगर उसके हिसाब से डिवीजन देखा जाए तो वो हम लोग ये बोल सकते हैं पेनिनसुला इंडिया और नॉर्थ इंडिया, है ना, पेनिनसुला इंडिया मतलब इतना पोर्शन, ये पोर्शन, इसके बीच में जो विंध्या सतपुड़ा है ना, वो डिवाइड करता है
नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। बट हम लोग जो साउथ इंडिया बोलते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, उसका डिमार्केशन और किसी चीज से है। जैसे अगर हम लोग देखें कि इंडिया में दो किंग जो थे, जो सबसे ग्रेटेस्ट एरिया को कवर किए थे, जिसमें से कौन कौन से दो किंग आप जानते हो जो इंडिया के सबसे बड़े एरिया को कवर किए हुए थे? एक तो मौर्यन एम्पायर हो गया अशोका का। हाँ, अशोका जो हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद मुगल्स में जो सबसे बड़े लेवल पे जो एक्सपेंशन हुआ था इंडिया में, हाँ, तो दिल्ली सल्तनत। नहीं, दिल्ली सल्तनत नहीं था, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब लास्ट में आया क्योंकि उनको सारा चीज मिल चुका था, है ना। उसके बाद फर्दर एक्सपेंशन किया था टिल 1707, 1707 तक हम लोग बोल रहे हैं। तो सबसे लार्जेस्ट एम्पायर जो दो हम लोग जानते हैं, वो एक है अशोका के टाइम का, और सेकंड हम लोग जानते हैं जो दैट इज औरंगजेब के टाइम का। ये लोग भी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, उस पार्ट में वो जा नहीं पाए थे। और वो डिवीजन जो क्रिएट करता है वो कौन सा है? कावेरी रिवर। कावेरी रिवर, ठीक है ना। तो कावेरी रिवर के नीचे वाले जितने किंगडम्स थे, पास्ट में हम लोग बोलते थे चोल, चेर, पांड्य वगैरह जो बोलते थे हम लोग, है ना, तो जिसमें से बाद में केरला, तमिलनाडु, ये जो भी है। तो सदर्न डिमार्केशन अगर देखा जाए इंडिया का, तो वो एक कावेरी रिवर था। फिर हम लोग बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को, या इंडिया का पूरा एक कल्चर कोहेसिवली एक इवॉल्व हुआ था। इंडिया का कल्चर कोहेसिवली इवॉल्व हुआ था। और उसका मेजर रीजन क्या था? यहां पे एक रिवर फ्लो होती है इस जगह पे इंडिया के, है ना, ये है इंडस। और यहां पे क्या है? हिमालय, है ना। तो ये जो इंडस रिवर और हिमालय जो माउंटेन है, इसने इंडिया का जो डेफिनेशन जो बनाया नेचुरली कि इंडिया ये होना चाहिए करके, और उसके कारण से इंडिया के सारे कल्चर जो है कोहेसिवली इवॉल्व हुए। बीट बांग्लादेश, बीट पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान से लेके उधर बांग्लादेश तक, ये पूरा जो एक इफेक्ट में आता है, मानसून के इफेक्ट में आता है, प्लस इंडस के इस साइड में आता है और हिमालय के सदर्न साइड में आता है। ये पूरा इंडिया का एक पार्ट है। अगर हम लोग इसका फिजिकल बैरियर या पॉलिटिकल बैरियर ना बनाएं, तो नेचुरल बैरियर्स आर दिस, है ना। इसलिए इंडिया का जो कल्चर है या इंडिया के जो कस्टम्स है, वो काफी कुछ मैच करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के सराउंडिंग रीजन से। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा था कि ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री क्रिएट किया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वो जो किंगडम जो था, है ना, जो अंपायर था, वो कावेरी रिवर के नीचे नहीं जा पा रहा था। एज वेल एज जितना अपने किंगडम्स थे, इंडस रिवर के इस साइड पे ज्यादा एक्सपेंशन होते थे रादर देन उस साइड पे। इवन अलेक्जेंडर का भी आपने सुना होगा कि अलेक्जेंडर को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, है ना। जब ऐसा था कि रिवर, ये जो, अगर हम लोग इंडस रिवर लेते हैं, तो इस साइड पे अलेक्जेंडर और इस साइड पे कौन था? मौर्य। एक फेमस वॉर है जो कि हम लोग सुनते हैं अलेक्जेंडर के साथ, पोरस, है ना। तो पोरस की आर्मी ऐसे चलती थी, अलेक्जेंडर ऐसे चलता था, फिर अलेक्जेंडर फिर इधर चलता था, फिर ये वापस चलता था। मतलब इन लोग इंडस रिवर जो क्रॉस करना बहुत बड़ी बात थी। इवन जो लोग इन्हें क्रॉस करने की कोशिश किया था, उनको कुछ दिन में फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स हुए। अभी हमको लगता है इजी, बट उस समय इट वाज नॉट दैट इजी, ठीक है ना। तो यस, फॉर द इंडिया वी कैन से कि ज्योग्राफी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। इंडिया के लिए ज्योग्राफी ने किंगडम का एक्सपेंशन को डिसाइड किया था। इवन आप देखोगे कि अगर आप एंशियंट इंडिया में देखोगे कि जितने जनपदास थे, है ना, महाजनपदा, जनपदा बोलते हैं, जिसमें हम लोग कुरु नाम सुनते हैं, जिसमें हम लोग ये पाटलिपुत्र जो भी नाम सुनते हैं, सबका डिवीजन किसी न किसी रिवर से, और गंगा के रिवर का डिवीजन कहीं पर रोहिलखंड हो रहा है, कहीं पे ये हो रहा है, मगध हो रहा है। ये सारा डिवीजन एक्चुअल में रिवर के बीच का पार्टीशन है। तो इंडिया तो समझ आ गया, बट पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी हम लोग देखते हैं
कि यूरेशिया है ना, इंडिया रशिया को यूरोप से डिवाइड करने वाला कौन सा ऐसा माउंटेन है जो रशिया को यूरोप से डिवाइड करता है नेचुरली? यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन, यस, वेरी गुड, यूरल माउंटेन है ना, नाम है यूरल, यूरल माउंटेन। वैसे ही इंडिया को म्यांमार से सेपरेट करने वाला, व्हाट यू कैन सी, इस जगह पे है ना, ये जो माउंटेन दिख रहा है म्यांमार से सेपरेट करने का, एक अराकान योमा जो बोलते हैं हम लोग, इंडिया को म्यांमार से सेपरेट कर रहा है, अराकान योमा। एंड इट इज वेरी गुड कि अगर पॉलिटिकल और नेचुरल बैरियर मैच करते हैं तो इट इज क्वाइट गुड। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बैरियर है वो सिंपली एक प्लेन लैंड पे डिमार्केशन है जिसका कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिफिकल्टीज जो फेस होती है, जो हिस्ट्री जो क्रिएट हुआ है, जो पास्ट में ज्योग्राफिकल चीजों को हम लोग ने छेड़छाड़ की, इसके कारण से है। अब मैं बोलता हूं कि ये तो हिस्ट्री की बात किया, बायोलॉजी को भी अगर देखा जाए तो स्पीसीज का या स्पेसिएशन होना, नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, इट वाज ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर। इवन वेरिएशन का भी फॉर्मेशन हुआ, नया वैरायटी का जो स्पीसीज नए वैरायटी बनते हैं विद इन अ स्पीसीज, वो भी किसके कारण से होते हैं? ज्योग्राफिकल बैरियर। एक लिजर्ड है, एक हिमालय का माउंटेन है, एक लिजर्ड का बच्चा इधर चला गया, इधर चला गया, एक डायनासोर बन गया, है ना। इट मे हैपन, यस, इट मे हैपन। तो इट हैज हैपेंड एक्चुअली, है ना, इट मे हैपन, इट हैज हैपेंड। तो मतलब बायोलॉजी में भी बहुत कुछ डिटरमाइन करने के लिए के पीछे ज्योग्राफी वाज द रीजन। इवन उसका स्ट्रक्चर, उसका जो फिजिक है, वो सब भी डिटरमाइन होते हैं ज्योग्राफी से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि जो हिली एरियाज में रहते हैं, जो है ना, जो पीपल, जैसे शेरपास है ना, शेरपास, तो वो हिली एरिया के लिए परफेक्टली सुटेबल है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो शेरपा जो है सबसे कंफर्टेबल है हिली एरिया में रहने के लिए, शेरपा जो बोलते हैं ना, अल्टीट्यूड में जो ड्वेल कर सकते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे रह सकते हैं वो लोग। और उनके में नेचुरल टेंडेंसी अगर देखा जाए, उनके बॉडीली स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो देखोगे कि लंग्स बहुत ब्रॉड है और हाई कैपेसिटी के हैं, है ना। तो ये नेचुरली आपने फाइंड आउट किया। तो व्हाट वी कैन सी कि फिजिकल बैरियर तो क्रिएट करता है मल्टीपल वैरायटीज, है ना, विद इन अ ह्यूमन मल्टीपल वैरायटीज है। ज्योग्राफी का एक पार्ट है क्लाइमेट, और क्लाइमेट भी बहुत टाइप के चेंजेस को ये करता है। जैसे 1962 में जब वॉर हुआ था, है ना, 1962 का चाइना का और इंडिया का जब वॉर हुआ था, तो जब चाइना की आर्मी जब वापस जा रही थी, तो उन लोग ये चीज को डिटरमाइन करके रखे थे कि स्नोफॉल होगा हिमालयन एरिया पे, है ना, और हिमालयन एरिया पे। अच्छा, ये संजय म्यूट कर लेना, अगर जब बोलोगे तब अनम्यूट करना। हाँ, तो क्या बता रहा था? हाँ हाँ, 1962 का वो जो वॉर हुआ था चाइना का, तो चाइना की आर्मी रिट्रीट की, किस कारण से? क्योंकि रिटर्न पाथ उनका ब्लॉक हो जाएगा स्नोफॉल होने के कारण से, है ना। तो मतलब एक वॉर भी उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा सीजन में बेस्ट उनको कंपेटेबिलिटी होगी, है ना। तो मतलब क्लाइमेट प्लेज द रोल ना, जो क्लाइमेट है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए ज्योग्राफी देखा जाए तो बहुत सारी चीजों पे अटैच्ड है। तो ज्योग्राफी को अगर हम लोगों को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी आंसर में इंडिया या वर्ल्ड का मैप इंसर्ट कर देते हो, आपका आंसर एनरिच हो जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी भी हो, इनफैक्ट, है ना। यस, कहीं ना कहीं आप, अगर आपको इवन कल्चर दिखाना है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिखाना है, वो सारा चीज उसी से रेगुलेटेड होता है। मैंने शायद प्रीवियस क्लास में जो मेरे पढ़े हैं उनको मैंने डिस्कस किया था, पर मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगा कि व्हाट वी कैन सी कि जो सन है ना, या मून है ना, तो सन को एज ए एग्रेशन देखा जाता है ना। जो सूर्यवंशी जो लोग बोलते थे कि हम लोग सूर्यवंशी है, तो वो उनके पर्पस ये था, वो दिखाने चाहते थे कि हमारे में उस लेवल का एग्रेशन है, सूर्यवंशी एग्रेशन है। और मोस्टली ये जो सूर्य वाला जो वर्ड है, वो राजस्थान इस एरिया पे उस टाइप के लोग ज्यादा आपको दिखेंगे, क्योंकि एग्रेशन सन का उस जगह पे ज्यादा है कि नहीं। तो उस तरीके से हम लोगों ने नाम भी वैसे ही रख लिया। हाँ, चांद पीस का ये था, है ना, कि एक पीस है, कूल है। तो जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो मून को पूजा करते हैं, है ना। और नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज,
इंडिया के भी जो करवा चौथ वगैरह जो आता है वो कहाँ से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहाँ पे सन का सबसे ज्यादा हीट पड़ता है, जो मून की पूजा करने वाले होते हैं। तो मतलब क्या है, मून पीस देता है तो वो हमारे लिए डायटी हो गया, वो हमारे लिए भगवान हो गया, है ना। जितने इंडिया के पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं इंडिया के, उसका उसका जो प्लेस है वो किसी ना किसी रिवर के ओरिजिनेशन पे है, सोर्स पे है ना। जैसे बद्रीनाथ बोलते हैं, केदारनाथ बोलते हैं, ये सब पे गंगा और यमुना का वहीं पे सोर्स है। और इन ऑर्डर टू गिव, बोलना चाहिए कि हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हम लोग जाते हैं वहां पे पूजा करने। बट अब किसको भी पूजा करें, तो हम लोग ने बना दिया टेम्पल, isn't it? हम लोग ने बना दिया टेम्पल सो दैट हम लोग उसके जाके पूजा करें। इवन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी आप जानते हो कि महानदी का जो सोर्स है, जो महानदी रिवर का इंडिया में ही सोर्स है, कहाँ पे है, कोई बता सकता है? महानदी रिवर का छत्तीसगढ़ में जो सोर्स है उसका, वो एक धमतरी डिस्ट्रिक्ट से है, सिहावा हिल से। और वहां पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम बना दिया। श्रृंगी ऋषि जिसने श्री राम जी को नाम दिया था राम जी का, है ना, तो वो श्रृंगी ऋषि का आश्रम बना दिया। अल्टीमेटली एक्चुअली पूजा किस चीज की थी, वो रिवर की, जो महानदी रिवर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उस उड़ीसा वो एरिया जहां पे हीराकुद डैम बना के बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेवल पे हाइड्रो पावर का जनरेशन होता है, एट द सेम टाइम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट किया जाता है, ठीक है ना। और वही महानदी रिवर का सोर्स कहां पे है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट इज ऑलवेज अ प्लेस वेयर वी शुड शो द ग्रेटिट्यूड, हमको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। और इसी के कारण से हमारे कल्चर, रिचुअल, सारे चीज वसी हो गया, है ना, सारी चीज वसी हो गया। बंगाल जो कि फेस किया था वर्स्ट फेमिन ऑफ द इंडिया बोल सकते हैं या वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, जहां पे वंस अपॉन अ टाइम 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो गया था। 1/3 पॉपुलेशन सोचो खत्म हो गया था फेमिन के कारण से, सूखा के कारण से। एक दो टाइम तो ब्रिटिशर्स के टाइम ही था, मिसमैनेज्ड था करके, है ना। बट व्हाट दे हैव लर्नड कि अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी रखेंगे, एग्रीकल्चर पे लॉन्गर टाइम तक डिपेंडेंसी होगी, तो लैंड का जो टैक्सेशन है उनको देना ही पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, या तो कभी रेनफॉल अच्छा नहीं होगा तो उनका पूरा क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उनका डिपेंडेंसी किस पे आई कि एक लोकल लेवल पे पॉन्ड बना के रखना है ना। एट द सेम टाइम कुछ कैटल हो सके या तो पोल्ट्री हो सके, उसको साथ में ग्रो करना है, और फिशेस को हम लोग ये करें, नर्चर करें अपने पॉन्ड पे। तो एक कल्चर बन गया कि हर एक घर पे, हर एक गांव के घर में पॉन्ड लोग बनाने लगे, सो दैट क्या कल के दिन अगर एग्रीकल्चर फेल हो गया, है ना, एक सीजन फेल हो गया, तो एटलीस्ट फिशेस या जो है हमारे फीडिंग की नीड को पूरा कर सके। तो ये भी ज्योग्राफी से है ना, एवरीथिंग यू कैन सी कि कैसे हमारा कल्चर डिसाइड होता है ये सब चीजों से। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जब तक वहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, तो वहां पे जो फूड था वो सरप्लस में नहीं था। लेटर ऑन इंडिया अभी सरप्लस पे है ना, फूड सरप्लस पे है। मोर देन 300 मिलियन टन का हमारे पास स्टेपल फूड्स होते हैं। तो जिस एरिया पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उतना सपोर्टिव नहीं है, जैसे क्या है जहां पर रेनफॉल कम होता है ना, जहां 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, जैसे एमपी का लेफ्ट साइड वाला एरिया, वेस्टर्न साइड वाला एरिया, पंजाब हरियाणा वाला एरिया, राजस्थान वाला एरिया, जहां पे 100 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल होता है, तो वहां पे लोगों की डिपेंडेंसी रादर देन एग्रीकल्चर कैटल रेयरिंग पे ज्यादा हो जाएगी, है ना, गाय भैंस पालने में ज्यादा हो जाएगी। और कैटल रेयरिंग जो है मतलब मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट्स जो है वो उस जगह पे आपको ज्यादा दिखेंगे। और इसके लिए पूजा जो होगी वो गाय की होने लग जाएगी, है ना, क्योंकि वही हमको सोर्स दे रहे हैं। तो मिल्क मेड प्रोडक्ट चाहे बीकानेर का स्वीट हो या अमूल का दूध हो, है ना, ये कहाँ का, इसका सोर्स कहाँ पे होगा, वही एरिया राजस्थान, गुजरात। अमूल आप जानते होंगे, आनंद मिल्क, है ना, आनंद कहाँ पे, गुजरात, ठीक। तो क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं है ना, अब दूध दही लस्सी जो चलेगा वो कहाँ पे चलेगा, पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात, यही जगह पे ज्यादा चलेगा, क्योंकि डिपेंडेंसी इनकी उसी पे है, ठीक है ना।
तो हमको जो सर्वाइवल में हेल्प किया है हम उसको ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, एकदम एज सिंपल एज दैट। तो ज्योग्राफी कैसे इस तरीके का कल्चर क्रिएट किया। तो ये था एक, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन से मैंने एक थॉट बिल्डअप किया कि ज्योग्राफी कैसे हेल्प किया है हर चीज में। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स सी कि क्या चीजें यूपीएससी एक्सपेक्ट कर सकता है आप लोग से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द ट्रेंड, किस टाइप के क्वेश्चंस पार्ट में आए हैं और कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो बीइंग अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी आई शुड नॉट जस्ट से कि ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं, बट इट इज ट्रू कि ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं। बट उसमें मैं बट लगाऊंगा श्योरली। पहले तो देख लो कि ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो रफली 10 क्वेश्चन का एवरेज है। कभी ज्योग्राफर खुश हो गया तो वो 10 से 15 क्वेश्चन कर देगा, अदरवाइज 10 क्वेश्चंस का 10 to 12 क्वेश्चंस का एवरेज है ना। मतलब 100 क्वेश्चंस में से 10% जो वेटेज है दैट इज ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। बट आई ऑलवेज से कि ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट कैन नेवर बी रेड इन द आइसोलेशन। दोनों को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि कहीं पे अगर क्लाइमेट ऐसा है तो वेजिटेशन वैसा होगा, है ना। What I can say कि vegetation is the product of the climate and the soil, isn't it? Vegetation कहीं पे जो environment है या कहीं पे tree है, वो product किसका है? कहीं पे soil और climate, ये दोनों का interplay है, और कुछ नहीं। अगर मैंने कहीं पे बता दिया कि यहाँ का ये soil है और यहाँ पे ये climate है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये vegetation है, श्योरली बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? मुझे ज्योग्राफी में जानता हूं तो मैं environment जान लूंगा, क्योंकि कहीं पे वेजिटेशन वैसा है तो वहां पे एनिमल्स भी ऐसे होंगे, isn't it? जैसे क्या है, ठीक, जैसे क्या है, आपने ये नाम सुना होगा वाइल्ड एस, है ना। ये जो वाइल्ड एस है ये कहां मिलता है, सुना है? फॉरेस्ट, हिमालयन एरिया पे, अन्वेषा, कहां मिलता होगा वाइल्ड एस? ये कौन सा एरिया है इंडिया का? गुजरात, ठीक है ना। गुजरात एरिया में ये वाइल्ड एस मिलता है, और वहां का जो मिट्टी है, वहां का जो सॉइल है ना, वो काफी सलाइन है ना, सॉल्टी टाइप का है, इसलिए सॉल्ट का प्रोडक्शन बहुत होता है ना। दांडी यात्रा याद है ना, तो सॉल्ट का प्रोडक्शन वहां पे होता है। तो ये जो वाइल्ड एस है ना, वो बोलना चाहिए कि उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए परफेक्टली कंफर्टेबल है, उस जगह पे वो रह सकता है। यू माइट बी नोइंग कि यहाँ पे गिर का नेशनल पार्क है, ठीक है ना, इस जगह पे, ये यहाँ पे गिर और गिरनार का माउंटेन भी है, और वहां पे गिर का नेशनल पार्क भी है। अमिताभ बच्चन बोलता है ना कभी आओ गुजरात घूमने के लिए, तो उसमें वही जगह, उसमें से वो वन ऑफ द जगह है। जैसे एक है नाम दफा स्क्विरल, नाम दफा स्क्विरल, सॉरी स्क्विरल। तो नाम दफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के पास है ना। तो वहां का स्पेशल काइंड ऑफ स्क्विरल है जो कि वहां पे है, रेड पंडा, जो हिमालयन है ना। तो कुछ आपको वैसे सारे एनिमल्स जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स है उसको नाम पता रहना चाहिए, बताएंगे वो हो जाएगा। तो वो वहां के लिए यूज टू है। पश्मीना, पश्मीना गोट के बारे में सुना होगा, पश्मीना शॉल, जो फाइनेस्ट शॉल होता है पश्मीना, ठंडे वाली जगह पे, है ना। कोई बता सकता है पश्मीना शॉल का सोर्स कहाँ पे है? लद्दाख है क्या? यस, यस, जम्मू कश्मीर लद्दाख में यस, जम्मू कश्मीर लद्दाख, यस, कश्मीर का श्रीनगर, श्रीनगर, हाँ, इन एरियाज। हाँ, वहां पे जो एक गोट है पश्मीना गोट, उसमें से वो फाइनेस्ट थ्रेड्स निकलते हैं, है ना, और उससे शॉल बनता है, जो कि बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉल वर्ल्ड का है। तो वो गोट वहां पे स्पेसिफिकली अडॉप्टेड है उस जगह पे। चांग थांगी,
चांग थांगी, है ना, ये वहां के ट्राइब्स हैं जो कि ये शॉल को बनाते हैं, है ना, चांग थांगी, ये शॉल को बनाते हैं। तो खैर, तो मैं सिग्निफिकेंस बता रहा था मेरे सब्जेक्ट का, उसमें ये है कि what you can see roughly 10 questions are from geography, but if I'll include this environment part, so what you can see the weightage of this environment is around 15, 10 plus 15 roughly 25 question, means 1/4 of the weightage is of my subject. ठीक है ना, मेरे सब्जेक्ट का 25% वेटेज है, एक और 25% ले आओ, यू विल बी क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इवन यूपीएससी का कोई भी लेवल में अगर आप 50% ले आते हो, ट्रस्ट मी यू विल बी सेलेक्टेड एंड मे बी टॉपर ऑल्सो, है ना। 50 से 55% के बीच में ही सारे टॉपर्स, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, बस आपको 50% लाना है, ठीक है ना। तो व्हाट आई कैन से कि 25% मेरा सब्जेक्ट से ले आओ और 25% कहीं और से जुगाड़ कर लो, तो मेरा ये वाला पोर्शन आपका प्रीलिम्स का तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो, तो व्हाट आई कैन शो यू, तो कि ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको साथ में हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैं 2020 का एनालिसिस सबसे बकवास एनालिसिस है, क्योंकि सबसे बकवास क्वेश्चन कोविड के टाइम पे किसने सेट किया था पता नहीं, तो वो आए थे। तो 2020 का क्वेश्चन को बिल्कुल मत चेक करना, मैं इसको इसलिए लाया था क्योंकि इसको याद रहे कि वो क्वेश्चंस को नहीं देखने हैं, क्योंकि बहुत बकवास क्वेश्चन आए थे। यस, यू शुड ऑलवेज रिफर द क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 टू 2022, है ना। यहां तक के सारे क्वेश्चंस को आपको फॉलो करने के लिए कर सकते हो, एक्सेप्ट 2020। इस समय के जो क्वेश्चंस थे, आई कैन कंसिडर इट द बकवास क्वेश्चन, है ना। बाकी अभी तक यूपीएससी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देखते हैं। देखो, मॉनसून से हर साल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मॉनसून इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और मॉनसून को पीएचडी लेवल पे पढ़ना है। मतलब ऐसा है, मॉनसून को इस लेवल पे पढ़ो कि जिसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके बन सके, ठीक है। क्योंकि इंडिया के इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का बैकबोन है मॉनसून, ठीक है ना। तो मॉनसून इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ईयर्स एग्जामिनेशन, तो इन नन ऑफ द केस यू शुड लीव दैट पार्ट, मॉनसून पार्ट को। सेकेंड पार्ट जो है, जो जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और वो है रिवर्स एंड हिल्स, दिस पार्ट सेकंड। तो सेकंड पार्ट है जो ज्योग्राफी से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो नदियों से, रिवर से एंड हिल से। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से फंसने हैं। इंडिया के जितनी बड़ी रिवर्स हैं और जितनी छोटी रिवर्स है, सबको रट लो, 2 घंटे का काम है, 2 से 3 घंटे का, उसमें आपका श्योरली 4 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का ये 2 पोर्शन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। देन बाकी जो सिस्टम है, जिसमें से ये वाला पार्ट जो आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से ये वाला पोर्शन प्लस एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जैसे समझ लो कि सोलर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, ये सारे जो पार्ट हैं, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। जब मॉनसून की बात करते हैं ना, तो उसके साथ एल नीनो, ला नीना, ये सब आते हैं, ठीक है ना, ये सब आते हैं। तो ये सारे पार्ट आपके मॉनसून के साथ रिलेटेड हो गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो है साइक्लोन के ओरिजिनेशन से रिलेटेड और साइक्लोन से रिलेटेड कंसेप्ट्स। हर साल कहीं ना कहीं इंडिया में साइक्लोन्स बहुत हैवॉक क्रिएट करता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ एंड लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है। सो वी शुड ऑलवेज बी नोइंग द पैटर्न एंड द नेचर ऑफ द साइक्लोन्स फॉर ऑल द थिंग्स। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना। ठीक, अब बाकी में से यूपीएससी की फ्रॉम प्लेइंग, तो आई कैन नॉट से कि कहां से क्वेश्चन, हाँ ये मैप्स से क्वेश्चंस आते हैं। मैप्स को पढ़ने का तरीका आपको मैं बता दूंगा। ओपन वन एटलस, और एटलस ओपन करके क्या करना, कुछ भी 5-6 प्लेस को आइडेंटिफाई करके पेंसिल से मार्क कर देना, है ना। और उसको इस तरीके से करना कि ये इसके राइट में है, ये इसके लेफ्ट में है, हिमालय के राइट में है, हिमालय के साउथ में है, या विंध्या के राइट में है, विंध्या के लेफ्ट में।
इस तरीके से वो 5 लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेना, उसके राइट साइड में कौन सी रिवर है, लेफ्ट साइड में कौन सी रिवर है। ओनली 5 प्लेसेस आई एम सेइंग, ओनली 5 प्लेसेस, 5 सिटीज हो सकती है, 5 छोटे सिटीज हो सकते हैं या कैपिटल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करो और उसके बाद बंद कर दो बुक को। फिर जब भी फिर से एटलस ओपन करोगे, पहले वो 5 प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर लो जो उसको आपने मार्क किया था, देन नए जो प्लेसेस है 5 प्लेसेस उसको फिर से मार्क करो। ठीक है, इन दिस मैनर ये आपके डिक्शनरी में चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक, हाँ, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी प्लेस न्यूज में आता है तो उसको तुरंत से आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे है करके। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला था आपको कि एलेक्सा को अपने पास रखो और एलेक्सा से तुरंत से पूछो कि भाई कहाँ पे है ये प्लेस, है ना। अब इजी है, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। तो एलेक्सा से आप इंग्लिश का मीनिंग पूछो या ज्योग्राफिकल प्लेस पूछो या ओके गूगल से पूछो, ये दोनों बता देंगे आपको। तो ऐसा नहीं कि सर्च करते रहो उसको बैठ बैठे। ठीक, तो लेट्स सी द काइंड ऑफ मेंस क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। अगर हम लोग सिलेबस पहले देखते हैं ना तो हम लोग ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं, है ना। और अगर क्वेश्चन के पैटर्न्स देखते हैं तब हम लोग को पता रहता है कि किस तरीके से उस टॉपिक को आंसर के फॉर्म में पढ़ना है। एक्चुअली क्या है, आप ना जब एडवांस लेवल के लर्निंग में आओगे ना, तो जब पढ़ना चालू करोगे तो उसमें से आपको क्वेश्चंस दिखते जाएंगे कि इसमें से ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें से ऐसा क्वेश्चन आएगा। वो तब पॉसिबल होगा जब सिलेबस अच्छे से पढ़े हो प्लस क्वेश्चन पेपर्स देखे हो आपने। ठीक है ना। तो एक साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है कि रूल्ड कैसे हो गया ये, चलो ठीक है। ठीक है, साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, है ना। कोई चीजों का एक ओवरऑल पिक्चर अलग होता है और इसका जूम इन व्यू अलग होता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि जो चीज जूम इन हो रहा है जूम आउट करने पे भी वही चीज दिखे। सिलेबस प्रोवाइड्स यू द जूम आउट व्यू, तो यू शुड ऑलवेज सी द जूम आउट व्यू फर्स्ट। लाइक व्हाट आई कैन, लाइक एक ये डॉट है, 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 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डॉट्स है ना। और इसके बाद ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ये है। आप यहां से देखे एक डॉट दिखा, यहां से देखे एक और डॉट दिखा, और जूम किए तो यहां से दिखा, पर यू कैन नॉट फाइंड द पिक्चर जो पी बना हुआ है। पी बना हुआ है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, है ना। तो व्हाट आई वांट टू शो यू कि सिलेबस आपको जूम आउट व्यू देता है। सिलेबस को पढ़ने से ये समझ आता है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है ना। जब भी हम लोग कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो पहले ये जानना चाहिए कि उस कंपनी को क्यों मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मेरे पास तो बहुत सारे स्किल्स है, तो मैं कौन सा स्किल उसको दिखाऊं जो उसके कंपनी के प्रोफाइल से मैच करे। बाकी स्किल्स, मेरे को माउथ ऑर्गन बजाने आता है तो वो चीज मैं क्या दिखाऊं उसको, है ना। उसके लिए क्या काम का है, मेरे कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से यू कि दिस एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो पहले उसकी डिमांड समझो, है ना। तो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, यूपीएससी चाहता है कि आप यू शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर, आप एक अच्छा डिसीजन मेकर होने चाहिए। ठीक है, तो डिसीजन मेकर एक अच्छा होने के लिए आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे कि सर मेरा एनालिटिकल पावर अच्छा होना चाहिए करके। यस, ठीक है, एनालिटिकल पावर अच्छा होना चाहिए। तो उसको मैं कैसे जज करूं, तो मैं आपको सीसेट का एग्जामिनेशन का पेपर दे दूंगा कि आप उससे जज करो। ठीक है, तो उसका एनालिटिकल पावर मैंने जज कर लिया। फिर आप बोलोगे कि सर मैं डेटा से बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट में इतना पॉपुलेशन बता दिए, इतने लोग इसमें, इकोनॉमी में इतने लोग इन्वॉल्व थे, इतना डेमोग्राफी कुछ भी बता दिया आपने, तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलेगा। क्योंकि अब गवर्नेंस भी एक काइंड ऑफ मार्केटिंग हो गया है ना, जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, सर्विसेज सेल करनी है और कस्टमर लेने के लिए रेडी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि ठीक है कोरोना का इंजेक्शन लगाओ, वैक्सीनेशन लगाओ, पर बहुत सारे लोग रेडी नहीं है लगाने के लिए। बट आपको बताना है भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए है, आपको लगाना है, आपके लिए अच्छा होगा, फिर वो गाली देगा, फिर भी लगाना है और हैप्पी होके निकलना है। ठीक है ना, दैट्स द थिंग। तो गवर्नेंस भी तो यही है कि आजकल जो सिटीजन्स को इस लेवल पे सर्विसेज देनी है ताकि वो गवर्नमेंट फिर से आए और मिनिमम पेन हो किसको, सिटीजन्स को, है ना।
नाउ इट इज गवर्नेंस हो चाहे बिजनेस हो, दोनों में अगर आपने सिटीजन का टाइम सेव कर लिया या कस्टमर का टाइम सेव कर लिया, देन यू आर द विनर, है ना। दोनों में से किसी का भी टाइम आपने सेव कर लिया, देन यू आर द विनर। तो टाइम सेव करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाँ, तो मैं बोला कि अब डिसीजन मेकिंग करना है तो क्या चीज चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर मुझे यहाँ पे अभी सर हीट वेव आ रहे हैं, लू चल रहा है, तो हीट वेव के बारे में मेरे को समझना है, तभी मैं तो कुछ कर पाऊंगा। तो हीट वेव से रिलेटेड समझने के लिए मैं बोलूंगा, आप पहले सन स्ट्रोक जानते हो? नहीं जानते हो। ठीक है, लू कहाँ कहाँ चलती है जानते हो? नहीं जानते हो। तो लू में किस टाइप के कितने उसमें मॉइस्चर होता है या कितना टेम्परेचर होता है तब लू कहलाता है, जानते हो? नहीं जानते हो। वर्ल्ड लेवल पे लू का कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं है। तो फिर पहले ज्योग्राफी पढ़ के आओ, ठीक है ना। तो पहले ज्योग्राफी पढ़ के आओ, तब तो समझोगे कि ये लू का क्या इंपैक्ट है करके, लू क्या है और ये सनस्ट्रोक क्या है। तो उसको समझने के लिए बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि साइंस एंड टेक पढ़ के आओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ के आओ, उसमें बायोलॉजी के बारे में या डिसीजेस के बारे में समझो कि सनस्ट्रोक होता क्या है करके, ठीक है। क्यों हम लोग ठंड के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो कान मान लेते हैं? क्या रीजन है ना। एक सिंपल सा कुछ रीजन होगा जिसके कारण से ठंड हो चाहे गर्म हो, हम लोग ईयर को और फेस को सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो मैं फिर बोला कि ज्योग्राफी पढ़ के आओ, बायोलॉजी पढ़ के आओ। फिर आपने बोला ठीक है सर, मैं पढ़ के आ गया। ठीक है, पढ़ के आ गए। अब बोले कि सर तो हीट वेव आना है, मेरे को पैसे की जरूरत है ना। मेरे को यहाँ पे बहुत सारे शेल्टर्स लगाने हैं ताकि शेडो जोन बन सके और जितने पैसेंजर हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ठीक है। कितना लाख या कितने करोड़ की जरूरत है? तो सर यही 40-50 है। पहले प्लेस आइडेंटिफाई करो, कहाँ कहाँ पे होगा। तो प्लेस आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सोचोगे कि कितने सिटीज हैं, कितने बसेस टर्मिनल्स हैं, कितने क्या है। तो आपको सेटलमेंट का पैटर्न समझना पड़ेगा, तभी रोड्स के बारे में आइडेंटिफाई करो। सेटलमेंट का हर एक जगह का एक अलग अलग पैटर्न है। कहीं पे जहां पे रिवर बड़ी है तो सेटलमेंट रिवर के साइड में होता है, कहीं पे रेलवे स्टेशन होता है तो रेलवे के साइड में सेटलमेंट होता है, कहीं पे रिलीजियस प्लेस है तो उसके सराउंडिंग में सेटलमेंट होता है। देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न बिफोर द सेटलमेंट। हाँ, आर्टिफिशियली सेटलमेंट कहीं पे होता है, जैसे आप जानते हो न्यू रायपुर हुआ या आप चंडीगढ़ सिटी है जो सबसे अच्छे से सेटलमेंट किया गया है। नोएडा देख लो जिसको सेटल किया गया है लेटर ऑन। आपका कल्याणी है या सॉल्ट लेक है। तो ये जो प्लेसेस हैं जहां पे सेटलमेंट होते हैं उसको आर्टिफिशियली किया जाए, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट नेचुरली कैसे हुआ सेटलमेंट, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ के आओ, सेटलमेंट का पैटर्न समझो, तब मैं बता पाऊंगा कि कहाँ पे कितने शेल्टर जोन बनाने हैं। प्लस ये भी आइडेंटिफाई करो कितने लोग पैसेंजर बस को यूज करते हैं, कितने लोग टू व्हीलर यूज करते हैं। तो ये मैं कहां से निकालू? तो आप बोलोगे कि कितने लोग यहाँ पे कोई फैक्ट्री है जहां पे लोग जाते हैं, कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर है। अगर तीनों का अलग अलग जगह है, क्योंकि सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अगल बगल नहीं होगा, वो बहुत दूर होगा। जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है और सर्विस सेक्टर दोनों अलग अलग है। सॉफ्टवेयर एरिया और बोलना चाहिए कि कोर एरिया दोनों अलग अलग जगह होता है। जैसे अमेरिका में देख लो, सबसे ये जो शिकागो है, बफेलो है, ये अमेरिका के ईस्टर्न साइड में है जहाँ पे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल के कारखाने हैं। और जितने सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सारे वेस्टर्न साइड में, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जो है वो सारे लेफ्ट साइड में है। तो ये दोनों बहुत दूर दूर पे होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आप ये भी पढ़ के आओ, है ना। फिर बोला कि ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को मुझे पढ़ना पड़ेगा, फंडिंग को मुझे मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ लिया। फिर मैं बोला कि मैं किसको अप्रोच करूं, पैसे के लिए मैं किसको अप्रोच करूं? क्या मैं चीफ मिनिस्टर के पास जाऊं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊं, या कोई फंड होता है ऐसा? तो मैं बोलूंगा कि आपका पावर क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा पहले। तो पॉलिटी पढ़ो, पावर क्या है आपका, है ना। आपको आपका रोल क्या है इस पोजीशन में, रोल क्या है आपका। तो आपको समझ जाएगा यू आर एन एजेंट ऑफ राष्ट्रपति इन द स्टेट, यू आर एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन द स्टेट। अगर मैं इसको ब्रीफली समराइज करूं तो व्हाई यू आर देयर, क्यों आप एजेंट बन के बैठे हो प्रेसिडेंट के यहाँ पे? इन ऑर्डर टू मेक द गवर्नेंस यूनिफॉर्म एज वेल एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थ्रू आउट द इंडिया शुड बी फॉलो, सो दैट, इसलिए आपको यहाँ पे बनाया गया है। वहां से निकला था स्वच्छ भारत अभियान, बंगाल में बन गया निर्मल भारत अभियान। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम अलग अलग हो सकता है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट द पर्पस शुड बी सेम। मतलब जो इफेक्ट होता है वही होना चाहिए, है ना। कहीं पे कहीं सुरक्षा योजना हो, कहीं जननी सुरक्षा योजना हो, कहीं मातृ सुरक्षा योजना हो, कहीं नोनी सुरक्षा योजना, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो भी है अल्टीमेटली आपको प्रेग्नेंट लेडी को बेनिफिट देना है। आप किस फॉर्म में देते हो, वहां के लोग कैसे समझेंगे, दैट्स योर ड्यूटी। तो इन इंडिया द मेकिंग ऑफ द पॉलिसी इज नॉट द प्रॉब्लम,
इंडिया में पॉलिसी मेकर्स का कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? क्या चीज का प्रॉब्लम है इंडिया में? एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, इट इज द इश्यू। एग्जीक्यूशन इज द इश्यू। दैट्स वाई आप एग्जीक्यूटर हो, ठीक है ना? एग्जीक्यूटर हो। तो ब्यूरोक्रेट्स जो बोलते हैं हम लोग, ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना? आप एग्जीक्यूटर हो, सबसे बड़े एग्जीक्यूट करने वाले गवर्नमेंट की पॉलिसी के आप लोग हो, ठीक है? इसलिए ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सब पढ़ाया जाता है। अब एनवायरनमेंट क्यों पढ़ाया जाता है? एनवायरनमेंट का सिंपल रीजन है, क्योंकि एवरीथिंग चेंजेस इफ एनवायरनमेंट चेंजेस, एज सिंपल एज दैट। एनवायरनमेंट चेंज होता है सारा का, मेरा प्रोफेशन चेंज हो सकता है अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है। आप सोचो कोविड के कारण से ऑफलाइन से ऑनलाइन में लोग चले गए, है ना? तो अब अगर मैं बोलूं कि इस जगह पे बैक्टीरिया या वायरस ज्यादा ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका रीजन कुछ और हो सकता है। इधर पे पैथोजेंस है, यहाँ पे गार्बेज का सेंटर है, बहुत कुछ हो सकता है जिसके कारण से यहाँ पे डिसीजेस ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरा प्रोफेशन चेंज हो सकता है ना? तो क्या है, हाँ, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी राइस प्रोडक्शन के लिए, अब मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी देती है। चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फाइन। तो ये है। तो सिलेबस पढ़ना से ये समझ आता है यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, ठीक है? और मैंने बता दिया कि आप डिसीजन मेकर होगे, इसलिए आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? अमृता, Yes, sir. व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? Sir, science. साइंस। अभी क्या कर रहे हो? मतलब Sir, क्लास नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं, मतलब ग्रेजुएशन? हाँ, master's complete हो गया था. कंप्लीट हो गया, ओके। किस में कर रहे हो मास्टर्स? So, chemistry. हिस्ट्री, Chemistry, sir. केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री, फाइन। सो इंग्लिश इज कंफर्टेबल टू यू? इंग्लिश कंफर्टेबल है आपके लिए? So, not very well, sir. अच्छा, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन बंगाली। आपके लिए बंगाली कंफर्टेबल है ना? Sir, आप Hindi एग्जाम is किस में दोगे, इंग्लिश में दोगे कि बंगाली में दोगे? Yes, sir. English. इंग्लिश में दोगे ना, ठीक है ना? Yes, sir. तो क्वेश्चन आप बंगाली में पूछ सकते हो, है ना? जब भी आपको कहीं डिफिकल्टी आए तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है? Okay. तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस का, ठीक है? हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेस एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर मिटिगेशन। हिमालय में इतना लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। अभी रिसेंटली सिक्किम में, है ना, एक बस मतलब पलट गई, वो क्या सडनली लैंडस्लाइड टाइप का हो गया। तो ये होता रहता है, ये इंसिडेंसेस होते रहते हैं। बट हिमालय पर्टिकुलरली ज्यादा इसमें लैंडस्लाइड होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है और उसके लिए क्या सुटेबल मेजर्स आप निकाल सकते हो? अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो यूपीएससी के, तो अगर आप उत्तराखंड के बिलोंग करते हो तो श्योरली दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट ये मेंस का क्वेश्चन तो आपको लिखना है, ठीक है ना? अगर आप नक्सलाइट एरिया से हो तो दे विल बी डेफिनेटली आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम नक्सलिज्म, है ना? दे विल बी आस्किंग यू। कल का इंसिडेंस एक सुने हो गया आपने, है ना? झीरम टाइप का हो जाता इंसिडेंस, है ना? तो वो बहुत डेंजरस हो सकता था, बस बच गया, बस ये हुआ। जान हो ना झीरम घाटी वाला इंसिडेंस? नहीं जानते हो? कोई जानता है नक्सल अटैक का, झीरम घाटी का इंसिडेंस? कांग्रेस का एक लाइन को पूरा खत्म कर दिए थे ये लोग। क्या है, नक्सल एरिया में एक ट्री गिरा दिए लोग, तो जो कॉन्वॉय होता है ना, कार वो चलता है ना? तो
ऑपोजिशन का, कांग्रेस का जितने बड़े लीडर्स थे, टॉप के लीडरशिप थे, वो सारे लोगों को एक जगह घेर लिए और पूरा एकदम फायरिंग चालू, है ना, पूरा सब लोगों को खत्म कर दिया, है ना। इसमें जो कर्मा जो थे, जो सलवा जुडुम जानते हो नहीं जानते हो क्या, नक्सल के अगेंस्ट में वहीं के ट्राइब्स को गन देके खड़ा कर दिया गया था एक समय, है ना। तो सलवा जुडुम के वो नेता थे, महेंद्र कर्मा करके थे, और वो नक्सलाइट उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने गन दे दिया था इसके हाथ में, वहां के ट्राइब्स के हाथ में, आदिवासी के हाथ में, और उनको ही मारने के लिए, उन्हीं के नक्सल लोगों को मारने के लिए वो दे दिया था। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको ऐसा पावर देने से मना कर दिया, तो सलवा जुडुम खत्म हो गया। बट महेंद्र कर्मा जो लीडर थे, वो उसको बहुत बड़ा वो मानते थे, एनिमी मानते थे। तो उन लोगों ने घेरा और मार दिया, पूरा अपोजिशन को खत्म कर दिया, एक लाइन को खत्म कर दिया। सपोज देखो, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो भूपेश बघेल की गवर्नमेंट है जैसे, तो समझ लो कि रमन और उसके नीचे के जितने हैं सबको लाइन से खत्म कर दिया। इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ है ना उस समय। तो अभी कल का इंसिडेंस क्या हुआ कि ये कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर जा रहा था, उसके साथ बड़ा कन्वॉय जा रहा था, फायरिंग चालू हुई, तो तुरंत से ड्राइवर ने रिवर्स गियर लेके पीछे मुड़ा और मोड़ के निकल गया। अगर आगे जाते, फंस जाते, कहीं पे रुका हुआ होता, और फिर जैसे ही रुकते तो फायर करते थे, और पूरा कॉन्वॉय में सब लोग मर जाते। जस्ट बच गए इन लोग, स्केप कर गया। खैर, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि इफ आप जिस एरिया से जाते हो वैसा मेंस का क्वेश्चन या इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर सराउंडिंग यू शुड बी नोइंग, ठीक है। अच्छा, तो हिमालयस जो है, इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, वैसे भी जोशीमठ जो हुआ, जिसके कारण से पूरा एरिया दब गया, जोशीमठ का जो इंसिडेंस है, तो क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी डेफिनेटली आस्क्ड, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो इसके बारे में आंसर करने के लिए आप समझो कि ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। बस आप नया करंट इवेंट से उसको कनेक्ट करोगे कि हिमालय में क्यों लैंडस्लाइड, तो किसी जगह पे लैंडस्लाइड क्यों होते होंगे, पहले ये आइडेंटिफाई करो। क्या लगता है लैंडस्लाइड होने का क्या रीजन हो सकता है? Deforestation. डिफॉरेस्टेशन, यस, है ना। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द रीजन कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, जमा करके रखते हैं सॉइल को, मिट्टी को, और उसके कारण से सॉइल क्रीप नहीं हो पाता, सरक नहीं पाता, ठीक। सेकंड, आपने बोला कि मेल्टिंग, जो ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो रहा है, जिसके कारण से सॉइल जो है हैवी हो जाता है, जिसके कारण से स्लिप होना आसान हो जाता है, ज्यादा मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है लैंडस्लाइड होने का? तो अर्थक्वेक और लूज सॉइल। अर्थक्वेक और लूज सॉइल, ठीक है। उस एरिया पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। हिमालय बोल सकते हैं कि हिमालय में हर साल अर्थक्वेक तो आता ही है, और उसके ऊपर लूज सॉइल क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो गया, और ऊपर से उसके हैवी सॉइल क्योंकि आइस मेल्ट हुआ, है ना, इसके कारण से लैंडस्लाइड हो सकते हैं। ओके, और क्या हो सकता है? सो स्टीप स्लोप। यस, हिमालय का जो स्लोप है वो स्टीप है ना, तेज ढाल का है। एक क्वेश्चन का मेरे को अगले क्लास में आंसर करना, हिमालय का सदर्न स्लोप ज्यादा स्टीप है कि नॉर्दर्न स्लोप, मतलब जो चाइना साइड वाला या तिब्बत साइड वाला जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप है कि इंडिया के साइड वाला जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप है, और कहाँ पे जेंटल स्लोपिंग है और कहाँ पे स्टीप स्लोपिंग है ना। तो ये मुझे अगले क्लास में बताना। और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि अजंता और एलोरा के बारे में सुना होगा सभी लोगों ने, है ना। तो अजंता और एलोरा के केव्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एक स्टीप स्लोप में हुआ है, बना है, और एक जेंटल स्लोप में बना है। तो उसमें से कौन सा स्टीप स्लोप में बना है और कौन सा जेंटल स्लोप पे बना है, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछा। पहला क्वेश्चन कि इंडिया का हिमालय का कौन सा रीजन, है ना, नॉर्दर्न स्लोप स्टीप है कि सदर्न स्लोप स्टीप है। सेकंड पूछा अजंता और एलोरा, इसके जो केव्स हैं, इसमें से कौन सा केव स्टीप स्लोप पे बना है और कौन सा जेंटल स्लोप पे बना है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बन जाएगा। फिर जब ना आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे ना तो बोलोगे कि ये जो बुद्धिस्ट केव्स थे वो ऐसे बने थे, और जो हिंदू और जैनिस्ट केव थे वो ऐसे बने थे। अरे भाई, हिमालय वहां का माउंटेन वैसा था इसलिए वैसा था। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि अजंता के केव्स कहाँ हैं
और एल्डेरा के केव्स कौन से स्लोप पे बने, तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा स्टीप स्लोप पे बना है और किसके बालकनी होंगे और किसके नहीं होंगे। जैसे क्या है, आप सोचो अगर मैंने इसको ऐसा कट किया तो इसका बालकनी कम है, पर अगर जेंटल स्लोपिंग होगा और उसको ऐसे कट किया तो इसका बालकनी बड़ा है। आप सोचो केव कैसा बना है, हिल है ना, हिल के ऐसे कट कर दिया, तो ऐसे केव्स जिसका जेंटल स्लोपिंग होगा उसका बालकनी ज्यादा बड़ा है ना, और जिसका स्टीप स्लोप है उसका बालकनी छोटा है कि नहीं। तो हिमालय आर्ट एंड कल्चर से भी कनेक्टेड, ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर से भी कनेक्टेड है। एनीवेज, तो हिमालय पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन आप लोगों ने कुछ बताया, इसका और भी कुछ रीजन आपने बोला क्लाइमेट चेंज है, बट ये वेग टर्म है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो हम लोग उसको और क्लियर बात करेंगे। हाँ, ये बोल सकते हो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स हैव कॉज्ड दिस काइंड ऑफ हैपनिंग्स। तो इससे क्या है, आपने अपना नॉलेज बता दिया और लाइन को भी कम कंज्यूम किया। आंसर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के? सो रेनफॉल और कंस्ट्रक्शन। यस, बोलना चाहिए कि अनमाइंडफुल कंस्ट्रक्शन जो जिस तरीके से किया जाता है, और हैवी प्रेशर ऑफ द टूरिस्ट ना, इतना प्रेशर पड़ जाता है टूरिस्ट का जिसके कारण से इतना ज्यादा ये होता है, ठीक है। ये भी एक रीजन है। और क्या लग सकता है? ये जो आजकल ना, देखना हिमालयन एरिया पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, है ना, रोड्स बन रहे हैं एक्चुअली, है ना। और इसका रीजन है क्योंकि चाइना से टेंशन है, तो हम लोग को चाहिए कि हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं बहुत जल्दी से वहां पे पहुंच सके, कुछ भी इशू हो तो तुरंत से वहां पहुंच सके। तो इसके लिए हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा रोड्स एंड केव्स वगैरह बना रहे हैं, और श्योरली इससे बैलेंस बिगड़ेगा जरूर, और बिगड़ता भी है, बैलेंस बिगड़ जाता है, एक साइड पे हैवी एक साइड पे लो, है ना, तो वो होता ही है। तो खैर वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अगर हम लोग कट ना करें तो हम लोग को सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, चाइना जल्दी ताइवान पे अटैक करने का ट्राई कर रहा है ना। तो ताइवान को एक बार में, जैसे ये यूक्रेन को किया रशिया, वैसे चाइना ताइवान को कर सकता है, ऐसे एक थ्रेट का चल रहा है ऑलरेडी। मिसाइल्स वगैरह को बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग हो रहा है, और मॉक ड्रिलिंग वगैरह भी हो रहा है इसमें, ठीक है। तो खैर, तो उस कंडीशन में इंडिया अगर फेवर कर दिया ताइवान का, तब दिक्कत हो सकते हैं हम लोग को भी, और वैसे ही तिब्बत के साथ करेगा या वैसे ही भूटान के साथ करेगा तो दिक्कत हो सकता है। ऑलरेडी डोकलाम पे ना भूटान के साथ डिस्कशन चल रहा है इसका, तो ये है। तो यस, हिमालयन एरिया पे बहुत सारे चीजें ऐसी हुई हैं जिसके कारण से लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कुछ रीजंस निकाले। जब हम लोग यूपीएससी का जब डिटेल पढ़ेंगे तो और भी रीजंस निकालेंगे, कम से कम 5 रीजंस और निकालेंगे। देखो, पता है कि आप लोगों को आंसर्स अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर आपको ना पूरे आंसर नहीं, पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है, जो उसके से 10 रीजंस थे उसमें से सिर्फ 4 ही रीजन दिया तो 4 मार्क्स, 5 रीजन दिए तो 5 मार्क्स, समझ लो ना, 1 रीजन दिया तो 1 मार्क्स, ऐसा है। मतलब जो जो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, अगर वो नहीं किया तो इसलिए क्या है, कभी भी 5 मार्क्स से ज्यादा मिलता नहीं है। अब बहुत अच्छा दिखा दिया तो 6 मार्क्स, तो 10 में से मैंने बोला कि 5 to 6 मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि इन नन ऑफ द केस आप सारा चीज नहीं बता पाओगे, जो जो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन देखा हम लोग ने कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इन द इंडोनेशिया एंड द फिलीपाइंस आर्किपेलागो। इंडोनेशिया और फिलीपींस में का जो कंट्री है, वो ऐसे बहुत सारे डॉट 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 आइलैंड से मिलके बना हुआ है ना। इसका क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन निकाला। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है, ये इसके लिए भी अगेन कोई बुक पढ़ोगे तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो अगर हम लोग अंडमान के फॉर्मेशन को या लक्षद्वीप के फॉर्मेशन को समझते हैं, तो वी कैन इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज टू फिलीपाइंस, और इसमें इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपली मैं बोल रहा हूँ, आइलैंड का फॉर्मेशन का रीजन अगर समझ जाते हो तो हो सकता है इसका मैच कर जाए। क्योंकि आप देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको इंप्लीमेंट करना है विथ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो यूपीएससी यही पूछता है, डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, ये सब कभी नहीं पूछेगा ऐसा। वो पूछेगा, कभी कभार पूछ दिया तो खुश हो जाओ, कहा गया ये थ्योरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो खुश हो जाओ। पर आप लोग खुश नहीं होना है, क्यों?
क्योंकि क्या है, ऐसा आंसर हर कोई करेगा, जो नॉन सीरियस है वो भी कर लेगा इसको। जो एमए इन ज्योग्राफी है या बीए इन जो भी ज्योग्राफी पढ़ा है वो इसको बता सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है। उसको तकलीफ ये सब आंसर से होगा। तो a UPSC aspirant should always expect the tough question rather than easy question, है ना, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है, तो एक टफ क्वेश्चन को आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भाई द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम, अच्छा चलो एक पिक्चर दिखाता हूं। ये देखो, ये है आर्कीपेलागो, इसी को बोला जाता है ना, बहुत सारे आइलैंड्स मिलके बना है, और ऐसे बहुत सारे आर्कीपेलागो है इंडियन ओशन में। अंडमान के आइलैंड है, चैगोस है, कोकोस है, कोमरोस है, कैलिगुएन है, लक्षद्वीप है, मालदीव है, निकोबार है, सेशल्स है, zanzibar। तो इतने सारे आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के। तो अगर मैं ये दो को जान लिया, कौन सा, अंडमान को, और दूसरा क्या है, मालदीव्स को भी चलो जान लिया, एक मॉरिशस भी बहुत जानते हो आप लोग, तो मॉरिशस के बारे में जान लिया, और निकोबार आइलैंड के बारे में जान लिया। तो आई कैन सिंपली इंप्लीमेंट दस थिंग्स इनटू these islands, ठीक। तो लक्षद्वीप को देखोगे तो लक्षद्वीप इस तरीके का बना हुआ है ना, इतने सारे आइलैंड्स हैं, है ना। आप सोचो यहाँ पे लाइफ कैसे है ना, यहाँ से इधर जाने के लिए शिप में जाना है, यहाँ से इधर जाने के लिए शिप में जाना है, एयरपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है ना, एयरपोर्ट यहाँ पे। लक्षद्वीप का किसी को पता है कि कैपिटल क्या है? मैं तो नहीं बताऊंगा, वैसे यूपीएससी भी कभी नहीं पूछेगा। अंडमान का पोर्ट ब्लेयर कुछ क्लिक कर रहा है। यस, पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान का। यस, यूपीएससी विल नेवर आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द कैपिटल सिटीज एंड दिस, वो कभी ऐसा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जस्ट हमारे नॉलेज के लिए होना चाहिए, है ना। तो पोर्ट, जैसे ये अंडमान है, इसमें पोर्ट ब्लेयर देखोगे तो ये वाले पे, और वो भी किस पे है, देखो अंडमान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉर्थ है, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर एक है लिटिल अंडमान, ठीक है ना। तो साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स में एक ऐसा आइलैंड है जो कि इंडिया में वोल्केनिक इरप्शन, एक्टिव वोल्केनो होता है जहां पे ज्वालामुखी फटता है, और वो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, ये बैरन आइलैंड, है ना, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इंडिया में एक ही जगह ज्वालामुखी फटता है ना, एक है ना, एक ही है बैरन आइलैंड, एक ही है बैरन आइलैंड, ठीक है, वो अंडमान का पार्ट है। इंडिया में एक और आइलैंड जो था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है, वो है न्यू मूर आइलैंड, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 1972 के आसपास एक साइक्लोन आया, उसके बाद एक नया आइलैंड निकल गया, इरप्ट हो गया। क्या नाम बताया? कौर, क्या नाम है? इश्विन, है ना। इश्विन, साइक्लोन आने से नया कॉन्टिनेंट आ जाता है, कॉन्टिनेंट सॉरी, आइलैंड आ सकता है, साइक्लोन आने से आइलैंड बन सकता है एक नया। अच्छा, साइक्लोन आने से हवा चलती है, पता है, बहुत विंड स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहती है साइक्लोन आने से। तो इट मे हैपन कि वाटर, जो ओशन के जो आइलैंड्स के जो सेडिमेंट्स है ना, एक्चुअली ओशन के जो आइलैंड्स हैं वो हार्डली कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर है ना, खासकर गंगा के जो आइलैंड्स हैं कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर है। अब साइक्लोन चलता है बहुत तेजी से, तो क्या है, वो पूरा ऊपर के सेडिमेंट्स कहीं जाके कहीं और डिपॉजिट हो गए, तो जो थोड़ा सा शैलो रीजन पे था उस पर डिपोजिशन होने के कारण से आइलैंड निकल बन गया वो। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस, ठीक है ना। इरोजन बढ़ जाता है ना, विंड के कारण से इरोजन बढ़ जाता है, रेनफॉल भी बहुत होता है,
तो ये डिस्प्यूटेड सेंटर बन गया कि इसको मैं रखूंगा करके, क्योंकि कोई भी आइलैंड जो शैलोअर रीजन पे होता है, दैट इज द प्लेस वेयर द डिपोजिशन ऑफ द फॉसिल्स कुड बी देयर, पेट्रोलियम हो सकता है वहां पे, है ना। तो वो एक सेंटर बन गया था किसका, डिस्प्यूट का। तो इस तरीके से हम लोग अगर सारे क्वेश्चंस को देखें तो उसमें आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ नहीं है, बस ये जानना चाहता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर कर लोगे, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चंस को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, तो अभी मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, उसमें से so let's see what is written in your main syllabus and prelim syllabus. So let's see this picture. ये प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में the first line it has written is the current events of national and international importance. संजय, अगर मैं पूछूं कि आप पार्टनर खोज रहे हो अपने लाइफ के लिए, तो लाइफ के लिए पार्टनर जो खोजते हो उसमें फर्स्ट क्वालिटी आप क्या देखते हो? तो बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यूपीएससी का सिलेबस आपको डिजाइन करना है और आपको दे दिया गया प्लेस कि फर्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले दिखेगा, है कि नहीं? तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, है ना। यूपीएससी का जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला वो पहले सबसे पहले इसी को देखेगा। तो मैंने बोला ना, न्यूज़पेपर से ये आएगा और अगर सिलेक्टेड होना है तो नहीं पढ़ो, नहीं होना है तो मत पढ़ो। तो फर्स्ट थिंग which is mentioned in the prelim syllabus is the current events of the national and international importance, ठीक है। करंट इवेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। शुभांकर। यस सर। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से अलग है कि उसी का पार्ट है? इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से अलग है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट है? पार्ट है ना। तो व्हाई इट हैज रिटन ट्वाइस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट? दो बार अलग अलग चीज क्यों लिखा है? पागल हो गया था ये जब फ्रेम कर रहा था? confined part है, ठीक है। It means what UPSC expects कि 50% weightage you should give to this part and 50% weightage you should give to this part, as simple as that, है कि नहीं? इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट होने के बाद भी अलग से लिखा है, मतलब क्या है कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंस आप इस पे दो, ब्रिटिशर्स टाइम पे, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग यूपीएससी के माइंड में घुस रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है? इंडिया का ज्योग्राफी पार्ट है, बट अगेन सेपरेट लिखा है, मतलब द सेम रीजन, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें भी स्पेसिफिकली क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इशू। जबकि सिंपली इंडियन पॉलिटी लिख देने से एंड गवर्नेंस लिख देने से काम हो जाता है। अब देखो, ये पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी गवर्नमेंट अभी कोर्ट का एक ये चल रहा है, जस्टिस आया होगा, क्या है? सेम सेक्स मैरिज के लिए, है ना, राइट्स इश्यूज में आएगा सेम सेक्स मैरिज के लिए। तो श्योरली यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस, हाँ, बट मेंस क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस के बाद जो आपने पढ़ा पंचायती राज के बाद,
गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, हाँ इसके लिए सर, हाँ हाँ इसके सर एक तो पीआईबी है, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि योजना कुरुक्षेत्र बहुत पढ़ना है, तो उसमें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, यस। तो इसके तो लिए अच्छा सोर्स। हाँ बता रहा हूँ, देखो क्या है, बता रहा हूँ स्कीम्स का। पहले हमारे समय में ना लोग ना योजना कुरुक्षेत्र और ये सब को ना पढ़ पढ़ के ना नोट्स बनाते थे। अब इतने नोट्स पड़े हैं ना, पूरा स्कीम्स का पूरा साल भर का बना के नेट वेट में सब डाल के रख देते हैं, हम लोग भी बना के रख देते हैं। तो क्या है, स्कीम्स का अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारा एकदम परोस के दे दिया जाएगा, उसको खाना बस है। तो और उसमें भी क्या है, कोई भी इंदिरा या राजीव आवास योजना से रिलेटेड कोई भी नाम का कोई योजना का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो जो आएगा मोदी के टाइम के जितनी योजना है उसी से क्वेश्चंस आएंगे, तो पुरानी योजना को देखने की जरूरत नहीं है ना, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो जो चीज नेहरू एरा ये सबको दिखाता है उसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, अगर सीजीपीएससी दे रहे हो तो छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, रादर देन, क्योंकि ये कांग्रेस का है और वो इसका है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस जो है, जो भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम के आएंगे वो आपको उसी साल के आएंगे, उसी साल के या लास्ट 3-4 साल के जो उस गवर्नमेंट ने निकाले हैं उसी से आएंगे। अब जब एग्जाम आप दे रहे हो, अगर उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो आप सब समझ लेना कि बाकी ये सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह की योजना को मत देखना, अटल वगैरह योजना को मत देखना। तो अटल, हाँ, तो मितान मितान योजना जो है वो भूपेश बघेल का, तो सीजीपीएससी देना है तो ये वाला है। अब वही अटल आवास योजना, इंदिरा आवास बन जाएगा, वो राजीव आवास योजना बन जाएगा, वो सब आवास योजना रहेगा, है ना। उसमें नाम क्या रहेगा, वो उसमें कुछ चेंज कर देगा, वो आवास योजना वही रहेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बन जाएगा, कभी मुख्यमंत्री आवास योजना बन जाएगा, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो ये सब है। तो यस, ये राइट्स इश्यू, पंचायती राज या पब्लिक पॉलिसी, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। क्या है कि ये जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ये दोनों साथ चलता है, ठीक है ना। इफ आई आस्क यू कि किससे पूछता है, रुको, किससे मनोज जी, अपर्णा, अपर्णा, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द सेम थिंग? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द सेम थिंग? No, sir. क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द डिफरेंस? Mm. Sir, growth signifies physical changes and development continues with mentally also. So it goes on throughout the life development, but growth has a specific meaning related to the physical changes. ओके, मतलब ग्रोथ हैज लिमिटेड scope and the development has the wider scope, this you Yes, want sir. to say? Yes, sir. Okay. uh Shreya, Shreya, what do you feel that what should be the difference between growth and development? Development and growth के बीच में क्या difference होना चाहिए, आपको क्या लगता है? I have no idea, sir. अरे होना चाहिए ना। फिर भी सोचो क्या लगता है। उन्नति एंड विकास, विकास और उन्नति, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप जैसे आईएएस बने, है ना, आपने टेंडर पे खूब घपला किया और 1 करोड़ कमा लिए, तो वेदर आई शुड काउंट इट इन द ग्रोथ और वेदर आई शुड काउंट इट इन द डेवलपमेंट? श्रेया, श्रेया ने क्या किया, एक चिट फंड स्कैम चालू किया, है ना। चिट फंड स्कैम का नाम रखा जी लो मर लो
पर खा लो, ये स्कीम चालू किया, चिट फंड योजना। जी लो मर लो पर खा लो, चाहे जियो चाहे मरो पर खा के जाओ, है ना। ये वाला क्या चिट फंड स्कीम चालू किया श्रेया ने। तो श्रेया, इससे आपके अकाउंट में बाकी लोगों के पैसे अकाउंट में पैसे गए ना गए, आपके अकाउंट में खूब पैसा आया, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रोथ हुआ कि डेवलपमेंट हुआ? अमृता, व्हाट डू यू फील? अमृता, अनम्यूट करके बोलना, नहीं भी पता है तभी भी अनम्यूट करके बोलिए। हम्म, ठीक है। अन्वेषा, अन्वेषा, नहीं सुनाई दिया, क्या बोले आप अन्वेषा? ग्रोथ। ग्रोथ, अच्छा। मैंने क्या किया है ना, एक गवर्नमेंट से एक फंड निकाला, पैसा निकाला, और उसमें बहुत लोगों को के अकाउंट में मैंने 2-2 हजार रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट बोनस देने लगा सबको, है ना। अनएम्प्लॉयड हो तो 2-2 हजार मैं मंथली आपके अकाउंट में डाल दूंगा। इससे ग्रोथ होगा कि डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट। मैंने 2 हजार ना देके उनको जॉब दे दिया। हाँ सर, अब डेवलपमेंट होगा। मैंने जॉब ना देके उनको घर में खाना पहुंचा दिया, न्यूट्रिशन रिच फूड। सर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट तो नहीं होगा। सर ये ग्रोथ होगा। ठीक है, ये ग्रोथ होगा। चलो निकालते हैं हम लोग। ग्रोथ ना मैथमेटिकल टर्म है ना। मैथमेटिकल टर्म है, टेंजिबल चीज है ना, जिसको आप मेजर कर पाते हो। डेवलपमेंट इज नॉट वेरी मच इजी टू मेजर। डेवलपमेंट उतना इजी नहीं है मेजर करना, उसके इफेक्ट को मेजर किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि मेरा डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसे ज्यादा होने से मेरे पास रिचनेस बढ़ गई, तो मैं कार अच्छा लिया, ये हुआ, तो मेरा एक स्टेटस में ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, है ना, मेरा हुआ, है ना, बाकी सोसाइटी का नहीं बोल रहा हूँ। बट इट मे हैपन कि मैं उसको दारू पी पी के उड़ा दिया, है ना, इट मे हैपन। तो वो जो पैसा आया उसको मैं यूज किया और अपना हेल्थ खराब कर दिया और मैं मर गया। सेकंड तरीका, मेरे पास पैसे आए, मैं बच्चे को अच्छा टीचिंग करवाया, है ना, अच्छे जगह उसने पढ़ा, जहां जहां पे उसको स्कोप लगता था मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाला, और उसके बाद उसका एक अच्छा ये बन गया, मतलब करियर बन गया, तो वो पैसा यूज हो गया। तो दैट ग्रोथ हैज टर्न इनटू द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हो गया। पर डेवलपमेंट के पैरामीटर इतने इजी नहीं है। अब जैसे मैंने 3 चीज बोला, अगर मैंने किसी को अकाउंट में पैसे दे दिए तो वो हो सकता है दारू पी के उड़ा दिया, है ना, हो सकता है, इट में हैपन। सेकंड चीज, वो हो सकता है कि घर के इनकम में उसने एडअप किया, जिसके कारण से उसके घर में एजुकेशन और हेल्थ का स्टेटस इंप्रूव हुआ, तो दैट इज डेवलपमेंट। अब मैंने क्या किया, किसी को एम्प्लॉयड कर दिया, तो उसमें भी वही सैलरी मिलेगा, और सैलरी मिलेगा अगर वो हेल्प करता है ना, पर्सनल न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिच करने में, एजुकेशनल स्किल को लेने में, तब वो डेवलपमेंट हुआ। अगर वो अपने किड या अपने फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस या बाकी प्रोटेक्शन दे पाता है, तभी भी डेवलपमेंट हुआ। अब मैंने खाना दिया,
तो खाना तो उसको कहीं वेस्ट नॉर्मली नहीं होता, लोग उसको खाते ही हैं, है ना। अब वो खाना जो यूज हो रहा है तो वो एक्चुअल में डेवलपमेंट में आएगा। क्यों पता है? क्योंकि देखो इससे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगा, है ना, इससे उसका हेल्थ एंड ब्रेन अच्छे से रहेगा, तो ब्रेन अच्छे होने से अच्छा काम कर पाएगा और इसके कारण से इम्यून रहेगा डिसीजेस के लिए, रिलेटिवली इम्यून रहेगा जो अच्छा खाना खाता है ना। और इसके कारण से वो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था कि जो नॉर्मली उसके फैमिली वाले 70 में मर जाते थे वो 80 में मरा। तो दैट इज द रियल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए सर डेवलपमेंट, यस, हाँ, सर बट अगर एक बार हम लोग फूड न्यूट्रिशन दे भी दे तो बट वो फिर तो रेगुलरली नहीं मिलेगा, बट अगर एम्प्लॉयमेंट हो उस जगह पर तो वो तो रेगुलर इंटरवल्स पे मिलेगा। तो एक बार देना डेवलपमेंट में काउंट होगा? हाँ ठीक है, सही बोले। देखो क्या है, हाँ, मैं जो भी बात मतलब मैंने जो भी बात बोला वो मैं एक कंटिन्यूस टर्म में बोला कि अगर जैसे उसको राशन मिला और हर साल राशन मिल रहा है, वैसे इसको एम्प्लॉयमेंट मिला, हर बार का एम्प्लॉयमेंट या हर बार का सैलरी उसने उसमें यूज किया, तब वो डेवलपमेंट होगा। तो वी कैन नॉट गारंटी कि वो उसी में यूज करेगा, पर खाना को गारंटी कर सकते हैं कि ऑल द टाइम अगर हम लोग उसको सही टाइप के आयरन कैल्शियम रिच फूड देते हैं तो वाकई में उसका फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ होगा रेगुलर वे पे, ऐसा नहीं कि वन टाइम की बात कर रहा है। तो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स बहुत टाइप के हैं। जैसे पैरामीटर्स में ये भी होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, हंगर में क्या, हंगर का क्या पोजीशन है, हेल्थ का क्या पोजीशन है, पर पर्सन पर पेशेंट कितने हॉस्पिटल के बेड है, पर कितने डॉक्टर हैं, कितने टीचर हैं, कितने जजेस हैं, ये सारे चीज मैटर करता है पर आपके डेवलपमेंट पे, समझ रहे हो ना। ये सारे पैरामीटर्स हैं रादर देन आपके वैसे पैरामीटर्स होना जो कि जीडीपी होता है, वो ग्रोथ का पैरामीटर है ना। बट वी कैन नॉट गारंटी कि ये सबके पास जा रहा है। जैसे क्या है, पूरे वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल, पूरे इंडिया का ऑटोमोबाइल हार्डली 4 to 5%, मतलब कार वगैरह जो है 4 to 5% लोगों के पास है, मतलब ऐसा है। सोचो कि ना, मतलब पूरा जो कार है का इंडस्ट्री है वो 4 से 5% इंडियंस के ऊपर चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ ही परसेंटेज लोगों के ऊपर, मतलब उन्हीं के पास पावर है, मॉनेटरी पावर है ना, मॉनेटरी पावर है, परचेसिंग पावर जिसको बोला चाहिए, परचेसिंग पावर है उन्हीं लोग के पास। तो क्या है, इसलिए ना यूपीएससी ने एक टर्म यूज किया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे नॉट रिफ्लेक्ट इनटू द सोशल डेवलपमेंट, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे नॉट रिफ्लेक्ट इनटू द सोशल डेवलपमेंट। मेन पर्पस क्या है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और वो दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो कितना छोटी छोटी चीज को लिखा है इसने, पैसे से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, दैट शुड टर्न इनटू द सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी के पैरामीटर्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर दैट शुड टर्न इनटू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब ये सस्टेनेबल जब वर्ड यूज करता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है, आप बताओ। It will sustain for the long time, ठीक है। शुभांकर, what do you feel, what should be the meaning of the sustainable development? फिर से बोलिए। What should be the meaning of sustainable development? सतत विकास, sustainable development. Anyone online जो है? So the resources we use today should be abundant and enough for the future generations to come. Yes. The development in which we are utilizing the resources without compromising the need of the future generations, है ना। Without compromising the needs of the future generation, we are utilizing the resources. तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, इस तरीके से करना है सो दैट फ्यूचर में भी लोगों के पास बचे। तो डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि हम लोग इस बार के इस जनरेशन का सोसाइटी का डेवलपमेंट कर दिए, नो, आगे का जनरेशन भी डेवलप होता रहे, ठीक है ना। पॉवर्टी हटाओ, जब से यहाँ की गवर्नमेंट आई
सबसे कोशिश कर रही है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी गरीबी से गरीब हटाओ हो गई, पर वो गरीबी खत्म नहीं हुई, है ना। पॉवर्टी जो है वो कभी खत्म नहीं हो पा रहा है इंडिया के साथ। अब अनफॉर्चुनेटली ये था कि लास्ट 10 साल पहले से तक पॉवर्टी का डेफिनेशन ही हमारे पास क्लियर नहीं था कि डेफिनेशन क्या होना चाहिए, कौन पुअर है। तो पुअर के लिए तो बहुत सारा क्राइटेरिया, बहुत सारी कमेटी बनी कि किस क्राइटेरिया को बनाया जाए कि कौन पुअर है करके। तो कुछ में बोला गया कि पुअर वो पर्सन है जो 32 रुपए एक दिन में कमाता है, वो पुअर, मतलब उससे ज्यादा कमाता है तो पुअर नहीं है, उससे कम कमाता है तो पुअर है। फिर 27 रुपए हुआ, फिर इस तरीके से पुअर का बहुत सारा डेफिनेशन बना। बट क्या है, देखो 32 रुपए कुछ नहीं है, एक दिन में कमा रहा है। क्या मतलब अगर हम लोग इसको क्राइटेरिया बनाते तो 33 रुपए जो कमा रहा है वो रिच है या तो अबव पॉवर्टी लाइन है? नहीं। तो पॉवर्टी के डेफिनेशन ही उसके लिए बहुत सारी कमेटी बनी, तेंदुलकर कमेटी बनी, रंगराजन कमेटी बनी, है ना। एक कमेटी के हिसाब से इंडिया के 80% पॉपुलेशन पुअर निकल गया। तो कांग्रेस गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं, ये कमेटी को रहने दो। उस समय इसकी थी मनमोहन की, ये वाला कमेटी को रहने दो, किसी और ऐसा कमेटी बनाओ या ऐसा क्राइटेरिया रखो जिसमें से 20 से 30% निकले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो कांग्रेस ही रही थी ना पूरे इंडिया में। तो क्या कि वो तो उनके बोला चाहिए कि इमेज पे ब्लॉट था ये। तो लोगों ने ऐसा कमेटी बनाया या उस कमेटी का रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जिसमें 20 से 30% इंडिया के पुअर निकलते हैं। तो ये था। खैर, तो मैं प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस कर रहा था। फिर लास्ट है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशल, कहा गया दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। देखो मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ो, बट उस पर पीएचडी मत करो, ये बोल रहा है ना। ये यही बोलना चाह रहा है कि पढ़ो उसके बारे में, ये है। और लास्ट है जनरल साइंस। ठीक, तो ये देखो, ये सिलेबस आपको ये बताया गया है, ठीक है। देन अच्छा, आप लोग को कितने बजे तक जाना रहता है, ऐसा कुछ टाइम है? जब लेट्स हो, कोई उसमें कोई इशू नहीं है ना? 8:30 तक खींच ले, चलेगा ना? ठीक है। तो पेपर 1 में जो मुझे रेड मार्क्स दिखे, रेड मार्क्स मतलब क्या है, यूपीएससी का माइंडसेट मुझे इतने सब चीजों से दिखा, ठीक है। तो ये पेपर 1 का पार्ट हुआ। इसमें से जो पेपर 1 में, पेपर 1 मतलब प्रीलिम्स का पेपर 1 है ना, मेंस प्रीलिम्स का पेपर 2 सीसेट पेपर होगा। अब इसमें क्या दिख रहा है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। 3 चीज लिखा है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो ज्योग्राफी में 3 पार्ट है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो जीएस पेपर 1 में जो मेंस में क्या लिखा था, ये तो प्रीलिम्स का दिखा रहा था, मेंस में लिखा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। मेंस के पेपर में लिखा है कि फिजिकल ज्योग्राफी का सेलिएंट फीचर मतलब क्या है, वर्ल्ड लेवल पे सारे ज्योग्राफी के पार्ट को नहीं देख के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को देखने हैं। सेकंड है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन्स, ये सब जो आते रहते हैं उसके बारे में पढ़ो। तीसरा बोला है ज्योग्राफिकल फीचर एंड लोकेशंस, इसके बारे में पढ़ो। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर ये चीज बोला है तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट से, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा, आराम से समझना। तो क्या है, यूनिवर्स का इवोल्यूशन के बारे में जब हम लोग समझने की कोशिश किए तो क्वेश्चन ये आया कि क्यों यूनिवर्स के बारे में पढ़ा जाए। जब हम लोग अर्थ में रहते हैं तो अर्थ के बारे में क्यों ना पढ़ा जाए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके सर्वाइवल के लिए,
आपके सर्वाइवल के लिए आपका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे कि मेरे सराउंडिंग में चीजें पीसफुल हो, है ना, वहां पे ज्यादा फ्लड ना आए, जहां वहां पे ज्यादा बोलना चाहिए कि बहुत हीट ना पड़े, वहां पे राइट्स ना हो, मतलब ये सारा चीज आप सोचोगे कि एक पीसफुल प्लेस हो। बट मुझे फ्यूचर के जो जो इंसिडेंसेस हो सकते हैं उसके लिए प्रिडिक्शन करके चलना है। जैसे इंडिया में कहीं पे रहना है, तो इंडिया के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक कम आते हैं, है ना, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। तो आप हमेशा कोशिश ये करोगे कि उस जगह पे रहो जिस जगह पे अर्थक्वेक्स या बाकी नेचुरल डिजास्टर्स कम होते हैं, ठीक है। तो हमारा थ्योरी इनिशियल लेवल पे अर्थ के इवोल्यूशन पे था रादर देन यूनिवर्स के इवोल्यूशन पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोच है वो अर्थ तक ही था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हम लोग अर्थ को समझने की कोशिश किए तो हम लोग के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन अनरिजॉल्व रह गया। अनरिजॉल्व रहने का मतलब यह है कि ये जो अर्थ है ये बना कैसे था। तो जब हम लोग देखते हैं कि अर्थ के साथ साथ मार्स को देखे, जुपिटर को देखे, तो इनका स्ट्रक्चर और हमारे स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर देखा है। तो हम लोग को ये लगा कि अर्थ इज नथिंग इन होल ऑफ द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स में देखा जाए तो अर्थ इज नथिंग, और अर्थ के सर्वाइवल को समझने के लिए मुझे सोलर सिस्टम के सर्वाइवल को समझना पड़ेगा, और सोलर सिस्टम के सर्वाइवल के लिए समझने के लिए मुझे गैलेक्सी के सर्वाइवल को समझना पड़ेगा, और गैलेक्सी को समझने के लिए मुझे यूनिवर्स को समझना पड़ेगा। तो पहले थ्योरी जो आए थे ना, अर्ली थ्योरीज थे ना, वो किसके पे डिपेंडेंट थे? अर्थ के बारे में। इसलिए जो चैप्टर का नाम था इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बट अर्थ की इवोल्यूशन को समझते समझते मैं यूनिवर्स में चला गया, और नॉट ओनली मी, एवरीवन। इसलिए जो प्रीवियस थ्योरीज थे जो 1700 1800 की सेंचुरी से चल रहे थे वो अर्थ के इवोल्यूशन पे थे, और जो मॉडर्न थ्योरीज थे वो यूनिवर्स के इवोल्यूशन पे थे, ठीक है ना। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी जो आप जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो यही है, जिसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो अर्ली थ्योरीज में बोला गया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हम लोग देखो हमारा सोच क्या है, सोलर सिस्टम पे है, हमारा अर्थ कैसे बना उसके ऊपर है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक नेबुला से बना है ना, और ये नेबुला के ऊपर बना था, इसलिए इसका हाइपोथेसिस का नाम रहा नेबुलर हाइपोथेसिस, है ना। इस हाइपोथेसिस का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसके बारे में इमैनुअल कैंट जो है, ये जो सज्जन है, ये जो महापुरुष है, इन्होंने बहुत जगह पे बहुत सारे फील्ड में अपना अपना थ्योरी दे के रखा हुआ है। जो इमैनुअल कांट, इनका हर जगह नाम आपको दिखेगा, साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, सोशियोलॉजी में, सब जगह नाम दिखेगा, ज्योग्राफी में भी आएगा। तो इन्होंने इसके लिए भी हाइपोथेसिस दे दिया। पहले के लोग यही रहते थे, एरिस्टोटल हो, ये हो, हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आपको यही पढ़ना पड़ता। तो 1796 में लाप्लास जो मैथमेटिशियन था, इसने इस थ्योरी को रिवाइज किया। और इस थ्योरी में क्या था कि ये जो हमारा प्लेनेट है, जैसे हमारा अर्थ है, जैसे प्लेनेट है, वो बना किससे है? एक क्लाउड टाइप के चीजों से बना है। और वो क्लाउड क्या है? वो ऐसा क्लाउड है जो मटेरियल्स हमारे सन के सराउंडिंग में जो घूम रहे हैं उसी को क्लाउड बोल रहा था। मतलब एक स्टार है, उसके सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल टाइप के घूम रहे हैं, उससे हमारा प्लेनेट बना है। इसने बताया ये नेबुलर हाइपोथेसिस में। तो इसने बोला कि एक नेबुला था जिसमें बीच में स्टार था, सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल्स टाइप के थे, और वो घूमते घूमते सोलर सिस्टम बनाने लगे, और ये सन बीच में रह गया। और इसके बाद मल्टीपल जो एक्सिस है, मल्टीपल जो ऑर्बिट है, ये बनने लगे। और उसके बाद हर एक ऑर्बिट का जो कचरा है वो कंसंट्रेट होके एक प्लेनेट बन गया, है ना। तो ये डिस्क शेप में हुआ स्टार है, उसके सराउंडिंग में कचरा घूम रहा है, तो वो जो कचरे हैं एक्यूमुलेट होके वो फिर प्लेनेट बने, डस्ट पार्टिकल्स प्लेनेट बने, अकॉर्डिंग टू दिस नेबुलर हाइपोथेसिस। 1796 इंडिया में क्या चल रहा था 1796 में? ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था। यस, ब्रिटिश रूल तो स्टार्ट हो गया था। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, नहीं है? कुछ आइडिया है? आप तो अभी भी पढ़े होगे ना, पढ़ ली हो ना? नहीं पढ़े हो? क्या लगता है किसी को ऑनलाइन में 1796 में हम लोग क्या कर रहे थे? सही याद नहीं।
याद नहीं रहता हम लोग से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था तब, इतना हाँ याद है। यस दैट्स श्योर, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि 1757 में प्लासी हुआ था और 1764 में बक्सर। ठीक है ना, मतलब क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब मिल चुका है इन लोग को, ब्रिटेन इंग्लैंड को। मतलब क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत बड़ा इंडिया का प्लेस मिल गया है जहां से वो टैक्स वसूल कर सकते थे। क्योंकि ये जो बैटल है इसलिए इंपॉर्टेंस था क्योंकि बंगाल, बिहार बहुत रिच स्टेट थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत है ना, गंगा का लैंड था वो। तो अगर यहाँ का पैसा मिल गया तो उसको पूरे इंडिया को विन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए ना ये बैटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना हिस्ट्री में। उस समय कोई नहीं बताता, अभी बता रहे हैं। तो खैर, तो 1796 में लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया। ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय इंडिया के बारे में ही सोच रहे थे किसी तरीके से फ्रीडम मिल जाए। ठीक है ना, इसलिए इंडिया की थ्योरीज उतना नहीं आ पाए क्योंकि ऐसे कंडीशन जब आदमी फ्री ना हो तो ये सब थ्योरी नहीं सोचता है। ठीक है, तो अर्ली थ्योरीज में फिर उसको रिवाइज किया गया 1900 में, चैम्बरलिन एंड मोल्टन इन 1900। इसमें एक थ्योरी दिया वॉन्डरिंग स्टार। वॉन्डरिंग स्टार देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बोला था इससे पहले, क्या बोला था बताओ? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ नेबुला। अच्छा नहीं, देखो यूनिवर्स नहीं है यहाँ पे, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम है, देखो ध्यान रखना, क्योंकि पुराने थ्योरी ना तो सोलर सिस्टम बता रहे हैं। हाँ, ये बोल सकते हो कि सारे सोलर सिस्टम जो है वो इस नेबुला से बने हैं। तो क्या था थ्योरी में? नेबुला हाइपोथेसिस। हाँ वो तो ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो उसमें है क्या? सो क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट कोएलेस करके। ठीक है, ओके, है ना। स्टार्स के सराउंडिंग में सर जहां पे भी ग्रेविटेशनल ज्यादा था, डेंसिटी ज्यादा थी, वहां पे प्लैनेट बन गए। पहले स्टार बना फिर प्लैनेट बना। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, पहले स्टार, जब टेम्परेचर हाई था तो स्टार बन गया, फिर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो प्लैनेट बन गया। नहीं, पर ये नेबुलर हाइपोथेसिस नहीं था। अच्छा, जो आप बता रहे हो ना वो एडवांस वाले थ्योरी में आएगा, है ना। नेबुलर हाइपोथेसिस में सिंपली इतना ही था कि सराउंडिंग में जो गैस डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे थे वो प्लैनेट बना के। ठीक है ना, ये जो डिटेल्स बताया वो आगे की थ्योरी में है। ठीक है, तो चैम्बरलिन एंड मोल्टन इसने कुछ स्टार का थ्योरी दिया, दैट इज वॉन्डरिंग स्टार का थ्योरी। वॉन्डरिंग स्टार में क्या बोला कि इसने एक चीज ऑब्जर्व किया कि पूरा हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सिगार शेप का है, कि बीच में बड़े बड़े प्लैनेट हैं एंड साइड साइड में छोटे छोटे प्लैनेट, है ना। मिडिल में कौन कौन से बिगर प्लैनेट्स हैं? जुपिटर एंड सैटर्न, है ना। ये दो बिगर प्लैनेट हैं जो मिडिल में है। फिर यहाँ पे मार्स है, फिर यहाँ यूरेनस नेपच्यून जो है ना। तो ये मार्स है या ये जो बिगर प्लैनेट्स मिडिल में है, साइड साइड में छोटे प्लैनेट्स है। तो उसने इमेजिन किया, जिसने इन लोगों ने, कि बगल से एक वॉन्डरिंग स्टार था जो घूमता हुआ उसके पास आ गया था। आवारा स्टार बोलना चाह रहा है ना। ये सन था, उसके बगल से एक और स्टार गया, तो जितने मटेरियल्स हैं वो उस साइड भी अट्रैक्ट हुए और इधर भी अट्रैक्ट हुए, है ना। जितने डस्ट पार्टिकल्स जो इसके साइड में डिस्क बना रहे थे, घूम रहे थे, वो क्या किए, एक साइड चले गए, है ना, और उधर पे ऐसा करके फिर घूम रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको जुपिटर, सैटर्न, ये जो बड़े बड़े प्लैनेट्स थे, ये मिडिल में क्यों रह गए? क्योंकि दोनों साइड के अट्रैक्शन है। तो ये वॉन्डरिंग स्टार में बोला कि बगल से एक स्टार घूम रहा था, जिसके कारण से जितने डस्ट पार्टिकल्स थे, दे हैव अरेंज्ड इन अ फैशन दैट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम the bigger planets are there and the edges of the solar system consist of the smaller planets. ठीक है ना, तो सिगार शेप्ड एक्सटेंशन। देन एक और है पासिंग स्टार। हाँ, इसी में वही चीज था कि पासिंग स्टार बगल से गुजरा, तो ये वॉन्डरिंग स्टार या पासिंग स्टार जो बता रहे हैं। तो ये सब का हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस मतलब जरूरी नहीं कि ये प्रूवन है, ठीक है ना, ये हाइपोथेसिस था। फिर एक है कंपेनियन स्टार। कंपेनियन स्टार में ये बोला कि ऐसा नहीं कि कोई वॉन्डरिंग स्टार बगल से गया, जब बना ही था तो दो स्टार से ये बोलना चाहिए कि टूट के उसका मटेरियल अलग हुआ, उसके बाद ये सराउंडिंग में प्लैनेट्स बन गए।
ये बताना चाह रहा था। दोनों में डिफरेंस ये था कि इससे पहले वाले में बगल से स्टार जा रहा है, ये बताया। इस बाइनरी स्टार थ्योरी में क्या था, दो स्टार ही एक साथ इवॉल्व हुए थे, जिसमें से एक का मटेरियल टूट के सराउंडिंग में घूमने लगा, ठीक है। बट दिस थ्योरी वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना, ये थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो नेबुला हाइपोथेसिस रिजुवेनेट हुआ, रिवाइज हुआ, जो कहां 1796 में उसको दफना दिया गया था, इसके बाद फिर से आया, और ये आया 1950 में। मतलब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हो गया है। हम लोग आजाद होते होते इस जगह पे पहुंच गए कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, पर इन लोग अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि यूनिवर्स या अर्थ कैसे बना है। तो 1950 में ये जो ओटो स्मिथ एंड कार्ल विजिस्कर, इन्होंने बोला कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस को क्यों ना रिवाइज किया जाए। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में इससे पहले बोला गया था कि जो सन है इसके सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल्स हैं, बट इस बार बोला गया कि दैट सन वाज सराउंडेड बाय द नेबुला, दैट नेबुला कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस अलोंग विद डस्ट पार्टिकल्स। तो पहली बार दो गैसों की एंट्री हुई सन के सराउंडिंग वाले, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज हीलियम। ये दो गैस सन के सराउंडिंग में घूम रहे थे अलोंग विथ प्लस डस्ट पार्टिकल, जबकि इससे पहले वाले में कहीं पे भी हाइड्रोजन हीलियम नहीं बोला था, ना गैसेस के बारे में, ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। तो हाइपोथेसिस जो रिवाइज हुआ उसमें ये दो गैस प्रोमिनेंट रोल प्ले कर लिए। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ, जिसके कारण से ये बन गए प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दिस रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। देन एक महोदय आए जिनका नाम है एडविन हबल, है ना। एडविन हबल 1920 में आए। उस समय इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चल रहा था। इधर एडविन हबल जो है वो टेलीस्कोप से दुनिया देख रहे थे। तो एडविन हबल जो है इसने बोला कि दिस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ये यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है। अब यूनिवर्स क्या एक्सपैंड कर रहा है उसके पीछे इसने थ्योरी दिया। उसने बोला कि देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप बर्थडे बनाओ, बर्थडे में बलून लेके आओ, ठीक है। बलून लेके आए, तो उस बलून में उसने क्या किया, मल्टीपल डॉट्स डाल दिए, ऐसे डॉट्स डाल दिए। तो ट्रीट दिस डॉट्स इन द बलून एज द गैलेक्सी ऑफ द यूनिवर्स, है ना। जैसे बलून को इन्फ्लेट करते फुलाते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज कीप ऑन इंक्रीजिंग, इन द सेम फैशन द गैलेक्सीज ऑफ द यूनिवर्स, the distance between the galaxy of the universe are keep on increasing, and that is very much true in today's time also. मतलब गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इन द सेम मैनर। जब बलून में डॉट आप मार्क करते हो और फुलाते हो तो दो डॉट के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। तो बलून थ्योरी जो है, इसको सोच के सबको लगा कि वाकई में क्या यूनिवर्स ऐसी एक्सपैंड कर रहा है। तो yes, universe is expanding, but this theory was partially correct. Why? Because whenever we'll inflate the balloon, जब भी बलून को इन्फ्लेट करोगे तो डॉट्स जो है वो भी बढ़ते हैं, डॉट का साइज भी बढ़ता है, but in reality the size of the galaxy is not increasing, only the distance between the galaxy is increasing. मतलब गैलेक्सी एक्सपैंड नहीं कर रहा है, बट डिस्टेंस जो है गैलेक्सी के बीच का वो एक्सपैंड कर रहा है। तो दिस थ्योरी वाज पार्शियली करेक्ट। तो ये सारे थ्योरी एक्चुअल में सबसे मोस्ट रियलाइज्ड एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी की तरफ लेके गए, और वो थ्योरी था दैट वाज बिग बैंग थ्योरी। तो इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगले क्लास में करेंगे। तो यहां तक कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, प्लीज चैप्टर 2 ऑफ फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी उसको पढ़ के आना। एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक नहीं मिलेगी तो सर्च करना इस नाम से नेट पे एनसीईआरटी बुक। तो जो फर्स्ट नाम आएगा, है ना, जो फर्स्ट
वेबसाइट आएगा, उसके नीचे में 3 चीजें लिख रहेंगे, उसमें बुक्स लिखा रहेगा, उसको क्लिक करना तो उसको सारे चैप्टर के सारे क्लास 1 से सारे एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियली, ठीक है ना। तो वहां से आपको मिल जाएगा। और सिर्फ चैप्टर 1 करना है तो चैप्टर 1 को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लो और उसको आराम से पढ़ो, ठीक है। तो सिर्फ चैप्टर 1 नहीं, सॉरी चैप्टर 2, ठीक है। तो इतना पढ़ के आना। आई विल एक्सपेक्ट कि चैप्टर 2 से 3 और मैक्सिमम 4 भी हो सके तो पढ़ लेना जितना टाइम परमिट करे आप लोग को, पर चैप्टर 2 तो डेफिनेटली पढ़ के आना है। एनी क्वेश्चन ऑनलाइन में, किसी को डाउट है? नहीं सर बट इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? यस यस, स्लाइड्स जो है ना सारा आपको मिल जाएगा, जितने स्लाइड्स है सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? नेक्स्ट क्लास बताते हैं आपको, राकेश जी या चतुर्वेदी जी इंटीमेट कर देंगे आपको। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, ना सिंजा बोलो। क्लास के बिगनिंग में आपने 6 बुक्स बताई थी, मैंने 5 नोट डाउन कर पाया हूँ, एक बुक अच्छा। रह गई। एक सर Class- फंडामेंट, हाँ, हम्म, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, जीसी लॉन्ग, ऑक्सफोर्ड एटलस, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। 5 बुक्स ही हो रही हैं, एक बुक कौन सी? एटलस ठीक है। हाँ एटलस लिख लिया सर, स्टिल 5, 1 2 4 5 ही हो रही है स्लाइड्स बोला था। सर लास्ट वाला आपका स्लाइड। स्लाइड। हाँ स्लाइड्स।